चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस व्हिच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। सो पहला कह रहा है कि फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यानी जो क्रोमोसोम होता है तो आधा क्रोमोसोम इंसान का और आधा क्रोमोसोम जो है भेड़िया का, और उसको जोड़ दोगे और जोड़ के जो है वो एक वर्किंग क्रोमोसोम जो है काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है। अरे पहले ऑप्शन कर लो, देख लो कौन कौन से हैं। दूसरा जो है पीसेज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लैबोरेटरीज, कि लैब में आर्टिफिशियल डीएनए बनाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन अ लेबोरेटरी। किसी का सेल लिया आपने और उसको लेबोरेटरी में आप उसको बना रहे हो, फिर से उसको एक्सपैंड कर रहे हो या उसको आप कह सकते हो कॉपी कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो रेप्लिकेट मतलब वही कॉपी करने की बात हो रही है। Cell taken out of from plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes। तो सेल को बाहर ले, उसको बाहर में आप उसको करा रहे हो कि वो अपना एक्सपेंशन, पॉपुलेशन एक्सपेंशन करे। अच्छा इसमें बताओ दोनों में मुश्किल तो देखो, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की अगर हम बात कर ले, सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन, ये बहुत कॉमन प्रोसेस है। ये इवन बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में करके दिखाया था कि देखो सेल कैसे डिवीजन करता है, काफी देर तक वो सेल जिंदा होते हैं और वो किया जा सकता है। दूसरी जो बात है कि क्या जो पीस ऑफ डीएनए है ह्यूमन एनिमल सेल से, और उसको क्या हम रेप्लिकेट करा सकते हैं आउटसाइड लिविंग लेबोरेटरी लिविंग सेल। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है आपको कि क्लोनिंग करी जाती है। ठीक है, क्लोनिंग करी जाती है, हालांकि क्लोनिंग में वो प्रोसेस नहीं यूज होता है, बट अभी जैसे रिसेंट में आपने देखा होगा वायरस को बनाने का, तो जैसे वायरस ही बना, तो मान लो कि अगर हम वायरस को आप अगर आपने मूवी देखी होगी, अभी तो कौन सी आई थी, इस ये पे भी आया था मूवी वैक्सीन वॉर करके, तो आप देखो कि वो कहीं छोटा सा एक पोर्शन आइसोलेट कर रहे थे वैक्सीन का, और उसको लैब में फिर उसको मल्टीप्लीकेट कर रहे थे, रेप्लीकेट कर रहे थे, ताकि नंबर वो जो वो वायरस के कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा हो जाए और फिर उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सको। तो अगर वायरस के साथ आप कर सकते हो तो डेफिनेटली बैक्टीरिया के साथ और सेल्स के साथ ये करना पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि वायरस अपने आप में थोड़ा ज्यादा परेशानी करते हैं। सो दिस कैन बी डन। इवन जो आईवीएफ वाली टेक्नोलॉजी है आपकी, वो तो यही काम होता है ना। तो वो रेप्लिकेट तो नहीं होता है, बट हाँ वो उसको आप संजो के रखते हो काफी टाइम के लिए, तो ये काम जो आपको है किया जा सकता है। उसके बाद अगर दो चीजों को देखें कि पीसेज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लैबोरेटरीज, एक ये ऑप्शन, और पहला ऑप्शन है कि आप अलग अलग क्रोमोसोम सेगमेंट्स को लेके और उनको जोड़कर, बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिफरेंट स्पीसीज, अगर वो डिफरेंट स्पीसीज नहीं होता ना, सेम स्पीसीज की बात होती, तब वो पॉसिबल था। ठीक है, वो किया जाता है, जो हमने कल ही बात करी थी ना कि डीएनए को आप क्या करते हो, सीजर्स के द्वारा काटते हो, काट के फिर ज्वाइंट करते हो। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आप वो काम किया जा सकता है, बट डिफरेंट स्पीसीज है वो कंपैटिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम ह्यूमन को जो है वो भेड़िया नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है अभी कि आप ह्यूमन के जीनोम, हाँ जी, स्पीसीज एक होना चाहिए, एटलीस्ट कॉम्पैटिबिलिटी उनकी होनी चाहिए। ठीक है, जो फेनोटाइप एंड जेनोटाइप की एक बात आती है। हाँ। अरे वो तो मान लो कि तुमने ऐसा करा है, थोड़े बहुत करा है कि ठीक है तुम्हारा जो है वो दाढ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, हाथों नाखून उखून बढ़वा लिए, वो सब क्या सकता है, लिप सर्जरी आज के डेट में होती है, तो ये सब चीजें आप कर लोगे। बट उसमें जेनेटिकली करने का मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में पास होने लगेगा। बात समझ रहे हो? हाँ, तो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है फेनोटाइप, एक होता है जेनोटाइप। फेनोटाइप का मतलब होता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो रहा है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे तो किया जाएगा, जेनेटिक लेवल पे उसको करना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी, अरे लोगों को इंसान तो बन लो पहले अच्छे से। ठीक है, इंसान तो बन नहीं पा रहे, बाकी चीजें सारे बनने हुए लगे हुए हैं। चल, दूसरा क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, लेजर मेडिएटेड डीएनए अपटेक, लाइट प्लाज्मिड। तो ये टर्म्स आपके लिए नए हैं, आई थिंक बता देता हूं मैं। देखो, माइक्रो इंजेक्शन जो है ये सबसे क्रूड फॉर्म ऑफ आपको लेजर मेडिएटेड डीएनए अपटेक, बता रहा हूँ ये हो क्या, लेजर मेडिएटेड है, ये नहीं बोले कि लेजर से कर रहा हूँ, लेजर मेडिएटेड है, लेजर का यूज हो रहा है वहां पे थोड़ी सी, ये बता रहा है वो।
तो माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? ये सिंपली बहुत छोटे वाले इंजेक्शन होते हैं, बहुत पतले नीडल्स इनका होता है, और ये इनको यूज करके जो क्रूड फॉर्म ऑफ जेनेटिकली ये होता था कि सेल में आप क्या करते थे, सेल में डीएनए को इंसर्ट करते थे, वो धीरे धीरे चलते चलते न्यूक्लियस में जाएगा, वो अपने आप से एडजस्ट हो जाता था। तो माइक्रो इंजेक्शन ये टेक्नोलॉजी थी, डेफिनेटली इंजेक्ट किया जाता था आपको डीएनए को या जीन को। जो दूसरा आइडिया है इलेक्ट्रोपोरेशन का, इसमें क्या कहते हैं कि हाई वोल्टेज करंट का यूज किया जाता था, ठीक है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज करते थे वो, और इससे इससे करना वो क्या चाहते थे कि सेल्स जो है, सेल का जो सेल वॉल है उसमें किसी तरीके से छोटे छोटे छिद्र बना दे, पोर्स बनाए, और फिर जैसे ही वो पोर्स बनेगा, पोर्स बना के हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू वी विल ट्राई टू इंसर्ट, क्योंकि इंजेक्शन वाले में क्या होता था कि डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते थे। हाँ जी, हाँ जी, नैनो लेवल पे जाएगा वो। हाँ जी, हाँ जी, होता है तो आज के डेट में होती है चीज, आज ड्रग डिलीवरी हो रहा है नैनो, कैसे होता है फिर वो अपने वो आपको समझना, वो ऐसा नहीं है कि हाथ में लेके इंजेक्शन लगाएंगे वो, नहीं, वो ऐसा होगा, वो डिवाइसेज होती हैं, ठीक है, वो डिवाइसेज होती हैं। अब जैसे मान लो आपको इस पोर्शन में मान लो किसी को इंजेक्शन देना है, तो वो कोई फिजिकली लाके इंजेक्शन आपको नहीं दे रहा होगा, आपको डिवाइसेज यहाँ पे सेट कर दी जाएगी एंड दोस डिवाइसेज विल ऑपरेट। हाँ, ब्रेन सर्जरी में तो नैनो नैनो टेक्नोलॉजी तो रिसेंट फेनोमेना है उसमें। जैसे देखो, सिंपल सी बात समझो हो क्या रहा है यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है कोई डॉक्टर आएगा, वो सिरिंज में डीएनए खींचेगा एंड फिर आपके ब्लड में डालेगा, आपको सेंस में डालेगा, वैसा नहीं होगा। इंजेक्ट का मतलब वो नहीं है ना। यहाँ पे एक ऐसी बड़ी सी डिवाइस, खुद सर्च करोगे माइक्रो इंजेक्शन ना नेट पे तुम्हें मिल जाएगा, वो इतनी बड़ी सी डिवाइस होती है, ठीक है। अब जिसको इंजेक्ट करना है उसको उसके साथ मतलब उसको बिठा के वहां पे एंड दे विल अटैच टू देम, और फिर दैट थिंग विल डू द ऑपरेशन। उसमें बहुत माइक्रो लेवल के इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन तो मिल जाएगा तुम्हें इंटरनेट पे, ये कैसा डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे यूज होता है, ठीक है, बैठ के देखना इसको कैसे कैसे वो करते हैं, बट उसमें अगेन हाँ, लाइट से भी होता है। तो ये इनिशियल फॉर्म हुआ करता था माइक्रो इंजेक्शन। अब जो है इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल्स में होल करने के लिए या आपका तो पोर्स बनाने के लिए क्या करते हैं कि करंट्स का यूज करते हैं, वोल्टेज को वेरिएबल करते हैं, तो पोर्स में उसके द्वारा छेद करते हैं एंड देन दे विल इंसर्ट। तो ये दोनों मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तीसरा जो है लेडर मेडिएटेड डीएनए अपटेक, इसमें क्या कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाउ दे विल यूज लेजर्स। तो लेजर्स ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। तो लेजर्स जो है उस उतने पतले लेवल पे, उतने छोटे लेवल पे लेजर्स को भी बनाया जा सकता है एंड दे कैन उतना ही बनाया जाए कि वो क्या करेंगे, सेल में दे विल क्रिएट अ पोर। टिश्यू लेवल पर, बट सेल लेवल पे भी हो सकता है, सेल लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। सेल लेवल पे आप उसको क्या करोगे, आप उसमें होल बनाओगे एंड देन आपको जो इंसर्ट करना है वो करेगा। हाँ जी, एकदम एक्यूरेट नहीं होगा तो पता चला कुछ और बनाने चले थे, कुछ और चला गया। नहीं देखो, बात हो जाती है कि जैसे इवन द टिश्यू लेवल पे भी छोटे कई कई ऑपरेशन होते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं, तो चांसेस, वो मिस हैंडलिंग के चांसेस तो ऑब्वियसली बने रहते हैं, वो इसीलिए हर जगह पे नहीं हो सकता है। आज के डेट में लेजर यहाँ पे वहां पे डीएनए वाले में मैनुअली ऑपरेट नहीं किया जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है, काफी मुश्किल चीजें होंगी। बट ये हाँ, ये टेक्निक्स हैं जहाँ की जिनको अब सोचो कि डीएनए को आखिर अगर कट किया जा रहा है, ज्वाइंट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है ना। अब ये है कि कटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी अलग है, वो अलग तरीके से किया था, बट डेफिनेटली करी जाती है। तो इसके बाद जो टाई प्लास्मिड है ना, कल हमने आपको ऑर्गेन के बारे में सुना था। यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम जो है ना, ये जो एग्रोबैक्टीरियम होता है, इसके अंदर जो एक क्वालिटी होती है, ये क्या करता है, ये अपना टाई प्लास्मिड का यूज करके, इसके अंदर में टाई प्लास्मिड नेचुरली मिलता है, ठीक है। और प्लाज्मिड ऐसे भी हमने बात करी थी, मिलती है बैक्टीरिया वगैरह में आपको मिलती है। तो ये अपने टाई प्लास्मिड, इसके प्लास्मिड का एक टाइप होता है जिसको कहते हैं टाई प्लास्मिड, ये इसको यूज करके क्या करता था कि प्लांट्स के एंड अदर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके सेल्स में अपने डीएनए को इंसर्ट कर देता था या कुछ इस तरीके की खेल करता था। तो फिर इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि हम इसी टाई प्लास्मिड को यूटिलाइज करेंगे, इस टाई प्लास्मिड को एज अ वेक्टर यूटिलाइज करेंगे। इस टाई प्लास्मिड में इतनी क्षमता है कि ये इंटर कर सकता है, तो इसको एज अ वेक्टर यूज करेंगे। बट ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने कि नॉट अ मेथड फॉर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, ठीक है, नॉट अ मेथड ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। कीवर्ड यहाँ पे ये है, जीन ट्रांसफर करने के लिए चारों का यूज होता है, ठीक है, टाई प्लास्मिड्स का भी यूज होता है, बट टाई प्लास्मिड इज नॉट द डायरेक्ट वन, ठीक है। वहां से ऐसा नहीं, आप टाई प्लास्मिड को एज अ वेक्टर यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने टर्म सुना होगा वेक्टर वैक्सीन का, तो वहां पे क्या होता है, डायरेक्टली वैक्सीन वेक्टर के थ्रू पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन है दैट इज द टाई प्लास्मिड वाला क्वेश्चन जो है ये आपको ऑप्शन में जाएगा, ठीक है।
हाँ जी, हरगोविंद खुराना नाम सुना है, तुम्ही क्या नाम बता दोगे क्या? डबल हेलिक्स का सेंगर एंड सदन बताओ। क्या पूछ रहा है? डीएनए सीक्वेंसिंग किसने डिस्कवर करी? डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब पहले क्या होता है? डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि जो आपकी जो डीएनए में जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, खास करके उसमें से जो बेस पेयर है आपका, ठीक है, जिसको एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन करके जो ये बेस पेयर होते हैं, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में। हाँ जी, हाँ, तो सुनो तो पहले बाबा। तो उसको वो अरेंजमेंट किस तरीके से है, उसी को कहा जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए को सीक्वेंस करना है, उसके पैटर्न को पढ़ना, वो किस तरीके से लिखा हुआ, आप उसने पैटर्न को पढ़ना। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक का जो रोल है, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में है। ठीक है, वो उसको उन्होंने उसका स्ट्रक्चर बताया था, बट उसको सीक्वेंस कैसे करेंगे, उसको पढ़ेंगे कैसे, दे डोंट नो। कहने का मतलब इन्होंने बताया किताब दिखती कैसी है, किस लैंग्वेज में लिखा है, तो वो इनका काम था। इन्होंने बता दिया कि ये किताब ये है, इस लैंग्वेज में लिखी हुई है, डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में है वो। लेकिन इसमें जो सैंगर है, सैंगर वाज द पर्सन हु फाइंड द मेथड, जिसने कि कैसे डीएनए को सीक्वेंस किया जाएगा, उसको पढ़ेंगे कैसे, ये करने का जो काम था, दिस वाज डन बाय सैंगर। और इसीलिए इसको कहा जाता है, इसका जो जो टेक्निक का नाम भी है, दैट इज द सैंगर टेक्निक। ठीक है, सैंगर टेक्निक नाम ही है। तो सैंगर टेक्निक ने इसने डेवलप करा आपको कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है, सदन का रोल जो है ना, इसने सीक्वेंसिंग को लेकर के इसने बताया था, पढ़ेंगे मतलब एनालिसिस का बेसिस, एनालिसिस का तरीका बताया था। सीक्वेंसिंग हो गई, सीक्वेंसिंग होने के बाद उसको एनालाइज कैसे करेंगे। हाँ जी, सदन प्लॉटिंग। खुराना का मतलब, हाँ खुराना का तो वही था, बट किसका 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 हरगोविंद खुराना तो डीएनए सिंथेसिस की बात करी थी उन्होंने, कि किस तरीके से वो क्रिएट करते, मतलब कौन सा पोर्शन किस तरीके का प्रोटीन क्रिएट कराता है, उस फील्ड में इनका ज्यादा काम था। बट ये बाद की चीजें है ना, ये आप पहले इसको सीखोगे तब तो, ये तो जो आप सीखोगे उसके बाद ही आप चीजों को क्या कर पाओगे, कर पाओगे। ठीक है, सदन ब्लॉट, जो आपका सदन है वो सदन ब्लॉट टेक्निक उनका, इनको कहते हैं। ठीक है, दैट इज द आइडिया कि कैसे आप उसको एनालाइज करोगे, चीजों को आप समझोगे कैसे, ये उसका उसका टेक्निक। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, द सीक्वेंसिंग ऑफ एन इंटायर जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज डन इन 1996। यानी कि पूरे पैटर्न को पढ़ना कि उसका जो जीन है वो किस तरीके से हो रहा है, उसको आपने पूरे तरीके से सीक्वेंस करा। अब जो है, दिस वाज डन इन 1996, तो ये ऑर्गेनिज्म कौन सा था फर्स्ट टाइम में? देखो, सिंपल सा तरीका है, आप पहली बात किसको सीक्वेंस करोगे, जिसको करना आसान होगा। सिंपल सा कैटेगरी समझो आप, जिसका डीएनए स्ट्रक्चर या डीएनए प्रोफाइल इजी होगा, छोटा होगा करना, आप पहले उसको सीक्वेंस करोगे ना, कि सीधा चले जाओगे पहाड़ को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें से आप अगर देखोगे, ईस्ट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इन सब में जो ईस्ट है वो काफी सिंपल होता है। अगर नहीं भी आपको पता है तो ये बुद्धि थोड़ी सी चला लेनी थी कि सबसे पहले हम सिंपल वालों को करेंगे। ठीक है, बाकी अगर है, यहाँ पे माउस है और ह्यूमन बीइंग है, ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप एक सेल को पहले, एक सेल में से आप स्टडी करना, और इनमें भी न्यूक्लियस होता है। एल्बिनिस्टिक माउस हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में से फिर आपको ब्रेकडाउन उसको करके पढ़ना है। इसमें जो है ये चीजें नहीं है, वहां पे प्लास्मिड्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो वहां से आप इसको स्टडी करना थोड़ा ज्यादा आसान था। माउस का ईस्ट का सबसे पहले किया गया, माउस का बाद में किया गया, फिर ह्यूमन बीइंग का किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है ये प्लास्मोडियम वाइवेक्स, ये क्या है, किसी को आइडिया है? हाँ जी, क्या करता है? हाँ, कौन सी डिजीज कॉज करता है? मलेरिया। ठीक है, तो प्लास्मोडियम है ये वाइवेक्स, इसको याद रखेंगे, दिस इज अ डिजीज कॉजिंग मलेरिया। हाँ, कॉजिंग एजेंट है, मेन जो मलेरिया का कारण होता है वो यही होता है। इसका सबसे लास्ट में सीक्वेंसिंग इसकी करी गई। ठीक है, सबसे लास्ट में इसकी, क्योंकि बाद में हमने इस पर ध्यान देना शुरू किया, तो सबसे लास्ट में। तो ईस्ट को आप सिंपली इस तरीके से भी इसको आप कर सकते हो।
माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। देखो, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए पहले होता क्या है, विद इन द जीन्स आपको कुछ एरियाज वैसे होते हैं जहां पे कि एक टर्म यूज होता है, शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स। इसका एक्चुअल नाम जो है दैट इज द शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स। जैसे एक टर्म हम एक बात हम कहते हैं कि भैया ह्यूमन का और चिंपैंजी का जो डीएनए है ऑलमोस्ट मोर देन 99% क्या है, सिमिलर है। तो ऑब्वियसली उस 99% वाले रीजन को पढ़ के हमें स्पेसिफिसिटी नहीं मिलेगी इनके बारे में। अगर हमें इनके बारे में डिफरेंसेस को समझना है कि कैसे ये अलग अलग कैसे इवॉल्व हुए, ये एक साथ कैसे हुए, तो हमें 99% वाले पार्ट से थोड़ा बहुत पता चलेगा उसको कंपेयर जब आप करोगे तो। लेकिन अगर हमें ह्यूमंस को समझना पड़ेगा कि कैसे ये चिंपैंजी से अलग इवॉल्व हुए थे, तो देन आपको फोकस कहां पे करना पड़ेगा, उस 1% वाले पोर्शन पे फोकस करना पड़ेगा जो क्या है, अलग है। ये जो शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स होते हैं इसी को माइक्रो सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। ये वो रीजन है जहां पे कि वेरिएशंस होते हैं, जो कि डिफरेंट स्पीसीज में जो वेरिएशंस हमें देखने मिलते हैं, उसी रीजन को क्या कहा जाता है, दैट रीजन इज द शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स के थ्रू उसको देखा जाता है। अब यहाँ पे बात करी कि इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात, आइडिया मैंने आपको बता ही दिया। यू कैन स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वेरियस स्पीसीज भी अगर है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसके बीच में वो कैसे आया है, वो क्या रिलेशनशिप है उनका, उसको आप स्टडी कर सकते हो अंडर दिस माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब इन्होंने कहा कि स्टेम सेल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज। अब ये जो स्टेम सेल्स होती हैं, ये बॉडी में ऐसी सेल्स होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेन का रूप ले सकती हैं, जो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम होता है। जैसे आपने सुना होगा किसी का लीवर खराब हो गया, ठीक है, बट धीरे धीरे वो लीवर क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो वो लीवर यानी कि उसने अपने सेल को रिपेयर तो किया है डेफिनेटली, तो विद इन द लीवर क्या होंगे, कुछ सेल्स होंगे जो कि उस डैमेज पार्ट को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। या फिर ऐसे सिंपल सा समझो कि हमारे बॉडी में आज के डेट में अब आई का सेल जो है वो डिफरेंट है कंपेयर टू आपके बॉडी के किसी और पार्ट से। लेकिन इनिशियल फेज में इमेजिन करो कि जब वो बच्चा, जब वो फ्यूज हुआ था, एग और स्पर्म जब फ्यूज हुआ था, उस टाइम में तो वो एक ही सेल था। वो एक ही सेल जो है उसने क्षमता बनाई कि वो क्या हो गया, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉडी बने, राइट, मल्टीपल टाइप्स ऑफ पार्ट्स बने। तो उन टाइप्स ऑफ सेल्स को जो एक से ज्यादा फॉर्म्स ले सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, दोज आर नोन एज द स्टेम सेल्स। ठीक है, जो सबसे पावरफुल स्टेम सेल है जो किसी का भी फॉर्म ले सकता है, दैट इज द एम्ब्रियो। जो आपका फ्यूज होने के बाद एग एंड स्पर्म फ्यूज होने के कुछ दिन बाद जो बनता है, दैट इज द एम्ब्रियो। वो एक उस एक सेल में इतनी क्षमता है कि वो कोई भी बॉडी का पार्ट वो बना सकता है। बट वो तो काफी कम स्टेजेस में मिलेगा। लेटर हमारे बॉडीज में कुछ स्टेम सेल्स मिलते हैं जो कि रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो स्पेसिफिक जैसे लीवर के लिए लीवर सेल हो गया, ठीक है, आपके बोन मैरो में कुछ सेल्स होते हैं जो कि ब्लड का पार्ट बनाते हैं। तो इन इन सेल्स को क्या कहा जाता है, स्टेम सेल्स। और यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का कोई रोल नहीं होता है कि आप इसको स्टेम सेल को स्टिमुलेट करें, वैसा 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 किया नहीं जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपेगेशन। क्लोनल प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, क्लोनल प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि आप गुलाब के एक पार्ट को काट करके और कहीं पे लगा देते हो, तो वो क्या होता है, उसी वही स्पीसीज है वो फिर से आगे प्रोपोगेट करे। तो अगेन वहां पर डीएनए के लेवल पे काम नहीं हो रहा है, वो आप उसको काट के बाहर से ही काम कर रहे हो। हाँ जी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वही वही उसी से मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है, क्लोनल प्रोपोगेशन। और ऑब्वियसली आप थोड़े लेवल पे करोगे उसको ब्रेक डाउन करके, बट वही है वो तरीका वही है, बात वही करने की है, ठीक है। आप उसने उसके सेल्स को आइसोलेट किया एंड आइसोलेट करके यू आर डूइंग दिस थिंग, आप उसको प्रोपोगेट करा रहे हो, इंक्रीज करा रहे हो। इसके अलावा असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स। तो अगेन ये जो हमने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, बायोचिप वाला,
कि आप क्या करोगे, स्पेसिफिक बनाओगे, उसमें आप स्पेसिफिक अपने बॉडी के जो प्रोटीन्स को स्टडी करना है, जिस पार्ट्स को स्टडी करना है, आप उसको क्या करोगे, टेस्ट करोगे कि ड्रग जो है ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको स्टडी कर रहा है। तो अगेन दैट इज नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए के लेवल पे, डीएनए के लेवल पे होती है, बट यहाँ पे सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन पॉपुलेशन को ये टर्म दे दिया है, तो फिर ये करना काफी मुश्किल है। आप समझो कि पॉपुलेशन के लेवल पे, काफी बड़े लेवल के पॉपुलेशन पे यू कैन डू द कि आप ड्रग की कंडक्टिंग करो, उसको ट्रायल करो कि कैसा वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि ये टर्म डायरेक्टली चला आता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से, इसका पर्पस ही होता है कि ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़े, तो फिर ये आपको चीजें हैं, ये थोड़ा हद तक, ये कुछ हद तक जा सकता है, इसलिए जा सकता है कि वही रीजन जो है वो भी कारण है कि जैसे होता है ना, एक ही दवा दो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से काम कर सकती है, उसका भी जो कॉज है, आपने एक टर्म सुना होगा, एक जो डिजीज है या जो मेडिसिन है जिसको कहा जाता है, जो बहुत कम लेवल पे जिसको बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां बहुत मतलब 1 लाख पॉपुलेशन में किसी 2 4 10 को होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो उसकी दवाइयां क्योंकि पॉपुलेशन में यूज बहुत कम होती है तो बनाई बहुत कम जाती है, ठीक है। उसका टर्म है उसके लिए स्पेसिफिक, आई एम फॉरगेटिंग दैट। अरे बच्चा जब अनाथ होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्फन ड्रग्स, ठीक है। ऑर्फन ड्रग्स आप अगर सर्च करो, ऑर्फन ड्रग्स ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो नॉर्मली कंपनीज नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत कम लोगों को है, अब बहुत कम लोगों को तो उसको खरीदेगा कौन। तो अब वो बीमारी कुछ स्पेशल लोगों को ही हो रही है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि उनके इस डीएनए वाले ये जो शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स वाले पार्ट है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरिएशंस हुए हैं। तो डेफिनेटली ये किया जा सकता है, दिस कैन बी डन, बट इसलिए डायरेक्टली उस चीज से रिलेट नहीं किया, इसने सिंपली उसको ब्रॉडर फॉर्म में पूछ लिया है कि क्या ड्रग को टेस्ट करने के लिए। तो इसमें एक केस हो सकता था, बट क्योंकि मेरे पास ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने का है, तो वी विल गो विद दिस माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो है ये आपको इस पर। ये यूपीएससी ने पूछा था, आई थिंक 2020 20 से 21 में पूछा था इसको। तो एक और ये भी यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, एरियल मेटाजेनोमिक्स क्या है। देखो जब मुझे ये सवाल मिला था सामने, क्योंकि मैं उस एग्जाम दे रहा था, तो मेरा भी ऐसे कि क्या टर्म पूछ लिया आपने, ठीक है, बट आप ऑप्शंस को पढ़ोगे तो लगाया जा सकता है इसको। नहीं इस बार लगाओ बुद्धि लगाओ, कुछ सोचो। एरियल मेटाजेनोमिक्स, हाँ जी, या तो ए या तो डी, और बताइए, आप गेस कीजिए, कोई नहीं, मैंने बोल ही रहा हूँ कि गेस करना है आप। डी, चलो, एवियन स्पीसीज ऑफ ए हैबिटेट, और हाँ जी बताइए। देखो पहली चीज, ऑब्वियसली नहीं सुने, मैं भी ऐसे ही चौंक गया था, ये क्या पूछ रहे हो, ठीक है, ये पूछ क्या रहे हो, ये कहाँ से आया। बट तुम अगेन ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि लोग किस तरीके से सवाल करेंगे। तो हम जब भी क्लासरूम में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि जो एरिया है, जो स्टैंडर्ड्स एरिया, हम उसी को पढ़ते हैं। अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में अब ऑब्वियसली 1-2 क्वेश्चन ये आएंगे, हर साल आएंगे। मैं जब इस क्वेश्चन को मैंने पहली बार देखा तो मैंने कहा कि एरियल मेटाजेनोमिक्स, अब इस टर्म को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एरियल मेटाजेनोमिक्स, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेटाजेनोमिक्स की बात हो रही है, यानी लार्जर लेवल पे आप जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, डीएनए कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये टर्म ठीक है। एरियल हो रहा है यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल है इन्वायरमेंट का, कहीं ना कहीं रोल है एयर का। अब यहाँ पे उसने पूछा, नीचे से चलते हैं, कि सेंडिंग ड्रोन्स टू एन इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स। तो आप लैंड सरफेस या वाटर बॉडीज के ऐसे एरिया जहाँ पे इनएक्सेसिबल ना, ड्रोन्स के थ्रू भेजो। तो फिर वो एरियल क्यों बोलता, अगर वाटर भी है, अगर आप बोल रहे हो वाटर बॉडीज में ही नहीं, तो फिर आप क्यों भेजोगे भाई लैंड सरफेस उसमें हाँ जी, अरे रुक जाओ बाबा, सुन लो। तो अगर आप लैंड सरफेस एंड ऑल में करोगे तो फिर ये मुश्किल है। ऑप्शन सी बोल रहा है यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स। एयरबॉर्न डिवाइसेस यानी आप वैसे डिवाइसेस जिसको यूज करके आप क्या करोगे, यू विल कलेक्ट द सैंपल्स। बट अगेन ये मेटा जेनोमिक्स की बात कर रहा है। ये मेटा जेनोमिक्स तो ठीक है, बट मेटा का मतलब क्या कि आप बड़े लेवल पे इस काम को कर रहे हो, यू आर डूइंग इट ऑन अ लार्जर स्केल। तो अगेन वो टर्म मैंने लॉजिक लगाई थी,
ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कम, अब क्योंकि ये तो ऑप्शन आ गया तो लोगों ने बता इसका आंसर क्या है, तो डेफिनेटली ये इजी है करना। दूसरा उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ हैबिटेट। एवियन स्पीसीज मतलब जो हवा में उड़ सकते हैं। तो अगर उसने यहाँ एवियन यूज करना था तो वहां भी एवियन यूज करता, एवियन मेटाजेनोमिक्स करता, वो एरियल क्यों यूज करेगा? अगर एवियन यहाँ पे है तो वो फिर एरियल वहां पे क्यों यूज करेगा? चौथा ऑप्शन है द कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन गो। यानी एक इलाके में कौन कौन सी जंतुएं रहती है, अगर उस इलाके से हम कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर ले, जैसे हर हर इवन व्हेन वी, हम जैसे होता है ना कि आप क्या करो, आपके हेयर कहीं पे गिरे होते हैं, आपके हेयर से आपके डीएनए को कलेक्ट किया जा सकता है, नहीं एक्सट्रैक्ट किया जा सकता आपके डीएनए को, तो वैसे ही जंगल से भी अगर आपको कुछ सैंपल्स मिल जाए, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लो जस्ट सिंपली, तो आप क्या करोगे, एयर में वैसे सैंपल्स, बहुत सारे जानवर जो है उनके पंख उड़ते रहते हैं, उनके बॉडीज के कुछ पार्ट्स उड़ते रहते हैं, आप अगर उसको कलेक्ट कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा उस इलाके में, मान लो मैक्सिमम जो कुछ है 40% या 50% जो एनिमल्स हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज द एरियल मेटाजेनोमिक्स का जो पर्पस है वो यही है कि आप मेटाजेनोमिक्स लार्जर लेवल पे कहीं ना कहीं डीएनए कलेक्शन की बात हो रही है। अब एरियल टर्म जो है ये कंफ्यूज आपको करने वाला था, तो इसमें जो परेशान होने वाला था, मैं जहां पे परेशान था, आई थॉट कि एवियन जो है ये जाएगा या ए जाएगा, तो मैंने बोला कि नहीं, एवियन अगर देना होता तो ऑब्वियसली वो एवियन मेटाजेनोमिक्स देता या उस तरीके के टर्म्स देता। अब ये मैंने कहा ये हो गया, तुक्का था बट सही लग गया। वो इस तरीके से कई बार एग्जाम में आपको तुक्के आप लगाओगे, लग भी जाता है, ठीक है, कई बार नहीं भी लगेगा तो। हाँ जी, बट वो टर्म यूज नहीं होता है, एरियल नहीं यूज होता है, एवियन एवियन एवियंसी कहा जाता है, एवियंस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो एरियल से, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है। जब उसमें डिवीजन किया जाता है, स्पीसीज का डिवीजन आप पढ़ोगे तो वहां पे एवियन ही कहा जाएगा। हाँ, कैसा बना हुआ है, हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक मेकअप, उसका उसका एक आप एवियन स्पीसीज का जेनेटिक मेकअप किस तरीके से वो स्प्रेड है, उनका उनका डीएनए में क्या वेरिएशन है और क्या चीज है, आप केवल उसकी बात कर रहे हो। एवियन स्पीसीज की बात करो, फिर हैबिटेट डेफिनेटली मतलब उस स्पीसीज में कितने उस हैबिटेट में कितने उड़ने वाले पंछी हैं, आप उन सबको लेकर के आप क्या करो, आप उनको स्टडी करने की बात ये कर रहा है कहीं ना कहीं लेवल पे। हाँ बाबा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक हैबिटेट में जितने आपको एवियंस हैं, जितने पंछी हैं, उनका जेनेटिक मेकअप किस तरीके से है, क्या डिफरेंसेज है, आप जब डिफरेंसेज देखोगे तभी तो पता चलेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने बोला तो यहाँ पे ये टर्म सही बैठता है, मेटाजेनोमिक्स यहाँ पे सही बैठ रहा है, बट आई जस्ट वो कि एवियन जो है अगर इसको यूज करते, ये एवियन यूज कर लेता, एरियल क्यों यूज करता है, क्योंकि एवियन स्पीसीज एवियन ही बोला जाता है उसको, आप उसको रिप्लेस करके एरियल नहीं लिख सकते, वो स्टैंडर्ड कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो आप अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकते, दोनों का मतलब मिल भी जाए तो देन अगेन यू कैंट डू दैट थिंग। तो ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। 12, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। यही पढ़ाएगा, अगला चैप्टर जो है हम लोग का यही है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जब डीएनए लेवल पे आप कुछ छेड़छाड़ करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, एक से दूसरे डीएनए को जोड़ के कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं उसमें, ताकि कुछ स्पेसिफिक उसमें बन जाए, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आप डालना चाहते हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि मेरा बेटा जो है वो शाहरुख खान की तरह दिखे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, शाहरुख खान के कुछ जो जीन्स हैं जो उस कैरेक्टर को ये करते हैं, तो आप उसको लेके अपने जीन्स में इंसर्ट कराओगे, एंड देन फिर जो है वो, तो इस तरीके की जो चीज होती है जैसे। हाँ जी, पैसा है तो आपके पास सब अलाउ, ठीक है, पैसा है, पैसा सबको, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली लॉ लीगली नहीं है, ये लीगली अलाउड नहीं है, ये काफी एक ऐसा एरिया है जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट होती है, ठीक है, ये चीज सही है कि नहीं, जो क्लोनिंग का इवन द कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसा होने। हाँ जी, ह्यूमन क्लोनिंग अलाउड नहीं है, कहने का मतलब ये है ना कि अगर ऐसा होने लगेगा तो अमीर हमेशा अमीर रहेगा, वो जो ज्यादा बुद्धि वाले लोग हैं, ठीक है, उनके जीन्स और उनके डीएनए लेके आएंगे और फिर जो है अब मुझे नहीं पता वो करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, तो होता होगा भाई, पॉसिबल है, सर्विसेज मिलती है। चलो, इंटरफेरेंस ना, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब समझ रहे हो कि डीएनए को आप क्या कर रहे हो, रिकॉम्बाइन करा रहे हो, तो रिकॉम्बिनेशन की बात हो रही है। इंटरफेरेंस क्या है कि ये क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है
ठीक है। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जब किसी केस में वो रिएक्ट करता है, जैसे आपने उसको सिखाया कि अगर कुछ बाहर का चीज आएगा तो आप जैसे जो कोविड वाला टाइम था उसमें आपने क्या किया, आपने जो कोविड का जो उसका आइडिया था कि H2 प्रोटीन से उसकी जान पहचान कराई कि ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो बॉडी आपकी रिएक्ट करनी शुरू होगी। तो वो क्या करता है, वो इंटरफेरॉन्स को प्रोड्यूस करता है। तो कई बार क्या किया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसका यूज करके इसको दिखाया था कि देखो इस तरीके का डीएनए होगा किसी वायरस का या किसी बैक्टीरिया का, ठीक है। तो उसको सेल पहचान जाएगा, जब उसको देखेगा तो फिर आप क्या करेगा, वो इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इंटरफेरॉन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि सेल क्या करती है, अपने आप को बचाने के लिए प्रोड्यूस करती है। अब ये जो प्रोड्यूस है ये इसको ट्रीट करने के बाद इसके लिमिटेशन है, ये कहां कहां पे यूज हो सकता है। ध्यान रखना ये जो इंटरफेरॉन्स है ये दो ही तरीके की चीजों के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। एक, अगर वायरल इंफेक्शन हुआ है, ठीक है, और दूसरा अगर कहीं पे अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ हो रहा है, बॉडी में अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ हो रहा है, जैसे जिसको कैंसर भी हम कहते हैं, आम भाषा में ट्यूमर्स कहते हैं, वो उस कंडीशन में ये इंटरफेरॉन्स जो है ये काम करते हैं। बाकी अलग कंडीशन के लिए उनकी जो नेमिंग है वो अलग तरीके से है, ठीक है। तो ये आपको एप्लीकेशन अगर आपको बात करें, यानी कि ये वैसे बीमारियों में काम नहीं करेंगे जो जनरली आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम बोलते हैं, जो आप अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज में ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। किडनी डिसफंक्शन, अगेन आपने कुछ खा लिया वो गड़बड़ हो गई तो फिर वो डिसफंक्शन हो गया, उसमें भी काम नहीं करेगा। चलो आंसर तो मैंने बता ही दिया है कि कैंसर में काम करेगा। लेकिन हेमोफीलिया, अच्छा हेमोफीलिया क्या है? खून का थक्का। हेमोफीलिया जो है ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें कि क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो सही से नहीं हो पाती है। तो अगर छोटा सा भी कट लगेगा उसको तो ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव होता चला जाएगा, और ये लोग जो होते हैं काफी हाई रिस्क होते हैं। अगेन दिस इज अ जेनेटिक इशू है जो कि काफी कम लोगों को ये होती है, बट डेफिनेटली होती है। हाँ जी, हाँ वही कह सकते हो, पतला खून मत कहो, उसमें उसमें जो क्लॉटिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं, प्लेटलेट्स नहीं है, ठीक है। तो वो चीज नहीं हो पाती है। तो इतना ही इसको करेंगे। चलो क्या, हाँ ऑब्वियसली देखो हमारी बॉडी में बहुत सी चीजें हैं, उतना उतने डिटेल में बनोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। अपने को डॉक्टर नहीं बनना है, तो अपने को क्या करना है, टर्म्स को सीख लेना है बस। अच्छा ये टर्म्स थोड़ा थोड़ा सब सीख के चले जाना है, एग्जाम क्वालिफाई करना। अदरवाइज अदरवाइज अगर ज्यादा डिटेल में जाना हो तो शायद बगल में बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो, ठीक है, तो पढ़ लेना जाके। चलो, use of mice for the production of human tissues, plasminogen activator, and use of rabbits for the production of human interleukin 2 are examples of in vitro replication, farming, transplantation, recombinant RNA technology. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बताया तो रिकॉम्बिनेंट आरएनए जो है वही, आप डीएनए की जगह आरएनए को क्या करा रहे हो। बताइए भाई। देखो ऑब्वियसली यहाँ पे हो क्या रहा है, आप माइस का यूज कर रहे हो, ये क्वेश्चन अब भरमाने के लिए दिया गया है। इतना लंबा क्वेश्चन कई बार बुद्धि जो है आपको भ्रष्ट करने के लिए दी जाती है। यहाँ पे ये माइस है, ये रैबिट्स है, वो सिंपली एक ही पूछ लेता माइस है तो क्या कर रहा है। माइस और रैबिट्स है, दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर ह्यूमन टिश्यू, यानी ह्यूमंस के लिए कुछ खास प्रोटीन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ कोई भी जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो रहा है वो काम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। कई हमारी दवाएं होती है ना जो आपको बैक्टीरिया से या कई जानवरों से प्रोड्यूस कराई जाती है और फिर आपको उस ड्रग के फॉर्म में आपको दी जाती है। तो यही काम हो रहा है कि ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए कुछ प्रोटीन है जो कि ये माइस एंड रैबिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, उसमें सिंपली ये टर्म पूछा है, वो इतना लंबा सा ये डाल करके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन जो है काफी आसानी से, अगर आप ये टर्म समझ गए वो पूछना क्या चाह रहा है तो फिर ऑप्शन का आंसर करना आसान है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात, आरएनए या आरडीएनए, ऑब्वियसली वो काम नहीं किया जा रहा है, उस लेवल पे यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। दूसरा जो है ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि एक से निकाल के एक के ऑर्गन दूसरे में आप डाल रहे हो। तो यहाँ पे लेकिन अगर स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज नोन एज द ट्रांसप्लांटेशन। अगर स्पीसीज डिफरेंस हो गई दैट इज द टर्म जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑब्वियसली वो काम नहीं हो रहा है। तीसरा जो है फार्मिंग, पहला कर लेते हैं इन विट्रो रेप्लिकेशन। इन विट्रो टेक्निक तो सुना है, आईवीएफ सुना है आपने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं। तो आप क्या करें, सेल के बाहर में आप उनको क्या करें, फर्टिलाइज करा रहे हो।
तो इसका मतलब है कि आप लैब में इन विट्रो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होगा कि आप लैब में आप उसको रेप्लिकेट करा रहे हो, आप उसको बढ़ा रहे हो, अगेन वो टर्म आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। फार्मिंग में सिंपल क्या कर रहे हो, जिस तरीके से आप अंडे हेंस को रख के और ये करो कि अंडे प्रोड्यूस कराते हो, उसी तरीके से जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं वो भी आप उनसे प्रोड्यूस करा रहे हो, तो दैट टर्म इज नोन एज द फार्मिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके के टर्म्स जो है आपको क्या करना है, तो आपसे एक चीज यहाँ ये भी देखना है कि जब हम पढ़ेंगे, जब हम बायोटेक्नोलॉजी और ये को पढ़ेंगे, तो एक चीज आप देखो कि अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, वो अगर स्पेसिफिक आपको टर्मिनोलॉजी पता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चंस को डिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि अगर पूरा डीप अगर आप पढ़ने हम चले गए तो फिर तो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे बैठ करके, नहीं कि 11th-12th की बायोलॉजी रट्टा मार रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं, वो अपने लिए उतना टाइम भी नहीं है। दूसरा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कीवर्ड्स यानी कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन ही बन रहे हैं ज्यादा। अगर आपको कीवर्ड्स पता है आप काफी हद तक आंसर कर लोगे। तीसरा कि अगर आप जैसे ये टर्म्स है, कुछ चीजें आपको है कि अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु सिंथेसाइज्ड डीएनए इन विट्रो, ये एक डेटा आप एक जगह पे कंपाइल कर लो, ये रट्टा मार लो कि अच्छा किसने क्या बनाया, किसने सेल को खोजा, किसने डीएनए सीक्वेंसिंग करी, किसने ये बनाया, ये आप एक जगह पे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल जैसा कुछ नहीं है। वो अगर आपको पता है पता है, नहीं पता है नहीं पता, उसमें आप कोई बुद्धि नहीं लगाओगे, उसमें कोई लॉजिक नहीं चलता है। ठीक है, तो अगेन हम जब पढ़ेंगे भी तो हमारा फोकस क्या होगा कि जो नई नई चीजें जो चल रही है मार्केट में, जो टर्म्स घूम रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करें, उसको बेहतर तरीके से समझ लें, विद की एक अच्छी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि ना ही हम पूरा बायोलॉजी पढ़ने जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं ना पूरा बायोलॉजी पढ़ के करना, वो नहीं पॉसिबल होगा। इवन सेल पढ़ाने के लिए वो मुश्किल हो जाएगी फिर। अरे नहीं आता है मुझे, मैं कहाँ से पढ़ा दूंगा, ठीक है भाई, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, या मैंने मैंने मेरी तो +2 में भी डॉक्टर मतलब बायोलॉजी नहीं रही है। ठीक है, तो मुझे भी उतना ही पता है जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस अपने को जानने होते हैं, और ये फायदा हो जाता है। कई बार चीजें इसमें क्या होता है, फायदा होता है। जैसे अब कई बार मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता नहीं होता कि लाइन कहाँ पे खींचनी है, जरूरत से ज्यादा मैं पढ़ाने लगता हूँ। रीजन क्या है, ज्योग्राफी हैज बीन माय ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल रहा है, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो मैं कई बार जो जरूरत की चीजें नहीं होती वो भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वही मैं अगर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी उतनी ही पढ़ी है जितना एग्जाम के लिए पर्पस की जरूरत है, तो वो लाइन सीधी चलती है। ठीक है, तो ये फायदा वो लिमिट है, मतलब उतना ही पढ़ाई, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा जरूरत क्या, अपने आपको मैं थोड़ी ना ग्रेजुएशन करा रहा हूँ, ये अपने को एग्जाम पर्पज से दिखा रहा हूँ, तो उस पर्पज से करना होता है। तो ये चीजों का डिफरेंस होता है यहाँ पे, और एग्जाम पर्पज से पढ़ना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। किसका बताया तो, फार्मिंग, दैट इज अ फार्मिंग। Who synthesized the DNA in vitro? हाँ जी, हाँ जी, इन विट्रो मतलब लैब में, सेल पेट्री डिशेस में, ठीक है, लैब में पेट्री डिशेस जो होती हैं जिसमें वो रखा जाता है निकाल करके, आप देखोगे तो वहां पे किसने सिंथेसाइज किया। ठीक है, आर्थर कॉनबर्ग को याद रखेंगे, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या करा था, डीएनए को इन विट्रो, यानी कि इन्होंने दिखाया कि डीएनए को बाहर भी, इवन इन द लैब, इसको क्या किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है, इसको रेप्लिकेट कराया जा सकता है। तो यहां से ही जो आज के डेट में आपका क्लोनिंग वगैरह वाला आइडिया है, स्टेम सेल वाली आइडिया, कि वो चीजों को बाहर में, इवन आउटसाइड द बॉडी, वो चीजों को चेंज कर रहे हैं, दैट इज नोन बाय, दैट वाज डन बाय दिस आर्थर कॉनबर्ग। तो इसलिए इनका नाम आप हमेशा ही याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर्थर कॉनबर्ग, रॉबर्ट हुक जो है सब सेल को खोजा हुआ है इन्होंने। तो कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो आपसे पूछा जाएगा। जोसेफ लिस्टर, अच्छा, एडवर्ड जेनर एंड जोसेफ लिस्टर। हाँ, जेनर तो वैक्सीन के लिए आपको रहे हैं, लिस्टर का आई डोंट नो, लिस्टर किस चीज का, ओके आई विल फाइंड हिम, ओके आई विल फाइंड, हाँ लिस्टर नाम मेरा सुना हुआ है बट आई कैंट। हाँ हाँ, यहाँ ये वन लाइनर्स वाले होते हैं ये तो, ऑब्वियसली मैं सिंपल सा बस ये सोच के चलता था एग्जाम में, क्योंकि मुझे पैटर्न पता, तो मैं सोचता था कि ये रट्टा मारने वाला काम तो मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं रट्टा मारूंगा भूलूंगा, रट्टा मारूंगा भूलूंगा, तो मैं अपना फोकस जो है, ऑब्वियस सी बात है ना, भूलते हो उसमें चीजों को आप जब ये नहीं होती, कुछ तो मारना पड़ेगा, वैसा नहीं है। नहीं, कारण था कि मैं जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, यूपीएससी कभी भी फैक्ट्स नहीं पूछती, यूपीएससी फैक्ट्स बहुत कम पूछती है। हाँ, ऑब्वियसली, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो आपको पढ़ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप रट्टा नहीं मारो, लेकिन कहने का मतलब यूपीएससी में आप रिलाई कर सकते हो कि आपको थोड़ी बहुत भी फैक्ट्स पता है, यू कैन प्ले, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है।
लेकिन सोचो केवल मैं फैक्ट्स पढ़ के चला जाऊं और कर लूंगा, पॉसिबल नहीं, वो आएगा ही नहीं क्वेश्चन। तो वो आइडिया रहा है अपना, और धीरे धीरे अब ये इंस्टीट्यूशंस बदल रहे हैं, इनके दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई जो फैक्ट मैं आज के डेट में गूगल करके सर्च मार सकता हूं, वो तुम पूछ के क्या कर रहे हो, वो तुम क्या कर, तुम करवाना क्या चाहते हो उससे। ठीक है, आप आज के डेट में चीजें बदल गई ना, वो पहले होता था बैंक में कि अच्छा याद रखना है इसको, कि अब सीधी सी बात है, बैंक में आज के डेट में बहुत तेज कैलकुलेशन चेक करते हैं, मैथ्स कराते हैं, भाई आज के डेट में कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है नहीं इंग्लिश तो चलो ठीक है, कम से कम डॉक्यूमेंट्स वगैरह आई तो आपको आप पढ़ोगे, कॉम्प्रिहेंशन में होता है कि आपकी समझ कितनी है। हाँ आप कह सकते हो, बट उसके लिए आप और स्किल्स, कम से कम जो रेलेवेंट स्किल्स ज्यादा है आप उसको चेक करो। ऑब्वियसली एक इसका तर्क यही दिया जाता है कि आप प्रेशर को आप चेक कर रहे हो, आप उनके पेशेंस को चेक कर रहे हो, वो चेक करने के और भी तरीके हैं, वो चेक करने के लिए आप रट्टा मरवा के चेक कर रहे हो, आप चेक करो ना भाई उसकी 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 आईक्यू कितनी अच्छी है, दो ऐसे टेस्ट। हाँ जी नहीं 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 ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंस वाला और इंटेलिजेंस, हाँ आईबी वाला, हाँ वो तो लेती है, ऑब्वियसली लेते हैं। अरे उसमें बड़ी मुश्किल करा देते हैं ये, कम से कम हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। वो बोल देते हैं कि आपको जो है, जैसे नॉर्मली जो फील्ड वर्क में रहते हैं, अरे सुनो तो वो उन्होंने सिंपली कह दिया कि फील्ड में रहोगे तो आपको दुनिया से दूर रहना है, दुनिया से इन द सेंस कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। आप बट कौन कहता है तुमको, कौन कहता है तुमको एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा एक दोस्त वो पढ़ा भी रहा है साथ में, हाँ वो पढ़ा लेता है, कई बार क्लासेस ले लेता है बैठ के, भाई क्लासेस लेगा ठीक है करा देता हूँ ठीक है, हालांकि वो फील्ड में नहीं है, बात ये है कि वो फील्ड में नहीं है, वो ऑफिस में है। तो ये चीजें होती हैं ऑब्वियसली। ठीक है, मेरे तो घर वालों ने पहले ही कह दिया सोचना भी मत, ठीक है ये जो नौकरी है बहुत खतरनाक नौकरी है, और ऐसे ऐसे करके मैंने छोड़ दो भाई जाने दो। तो ठीक है आईवी वाली नौकरी वो अरे उस समय हमें नहीं पता थी ये चीजें, बात ये है। ठीक है हमने एग्जाम दे दिया, क्लियर हो गया, इंटरव्यू दिया, अच्छा हो गया, अब जब बात आई तो नहीं 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 ये सब जॉब नहीं, ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है ये रिस्की जॉब, क्यों क्यों जॉब करेंगे जब ऐसे ना हो ऐसे ना हो। फिर बाद में चीजें पता चली कि अरे यार कहाँ फंस गए, गलती कर दी हमने। ठीक है तो ये चीजें होती है। वो सोचो कि वो गवर्नमेंट से भी सैलरी ले रहा है और कई बार जो है कोचिंग्स में 2-4 घंटे क्लासेस लेके वहां से भी पैसे दे देता है वो। ठीक है तो अब ये बात है, उस पे अब सर्च कौन मारे। ठीक है आईबी वाला है ना वो, उस पे कौन ये करेगा कि भाई इसका इनकम, और वो पैसा अपनी बीबी के नाम पे लेके जाएगा। ठीक है उसके उसके अकाउंट क्लियर दिखेगा कि वो भाई कहीं से पैसा नहीं ले रहा है। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी है ना, ये पॉसिबिलिटी है। अब होती है कि नहीं होती आई डोंट नो, बट पॉसिबिलिटी है। चलो वर्ल्ड लेवल प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या चला जीनोम कहते किसको, पहली बात कि जो आपका इंटायर सीक्वेंस है ह्यूमन जीन्स का, उसको जब आप पढ़ के आप समझिए कि अच्छा ये कैसे है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो उसी को जीनोम कहा जाता है, मतलब कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द जीन्स, दैट इज नोन एज द जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये बेसिक आइडिया था कि आपने को क्या करना है कि ह्यूमंस का जो टोटल जो जीन है, जो टोटल सेगमेंट्स है जीन के, हम उसको जान लें, उसको समझ लें कि अच्छा इसमें है क्या, कैसे चल रहा है। ये एक प्रोग्राम चला 1990 लेवल पे, 1990 में चला। 2003 में ये प्रोग्राम जो है आपको फिनिश हुआ, और ये सफल रहे ऑलमोस्ट 90% या मोर देन 90% ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने में, नॉट कि 100%। ठीक है तो ये टर्म आप जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी तो जो वो ऑप्शन दे रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुपरमैन सोसाइटी, तो क्या मतलब, हाँ जी मूवीज मूवीज में ठीक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर डिस्टिंक्ट ब्रीड, कलर डिस्टिंक्ट ब्रीड को पहचानने के लिए आप ये क्यों कराओगे भाई। ठीक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्रीड्स, थोड़ा देर के लिए आपको ये ऑप्शन लग सकता है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट जो आपने बात करी हिटलर वाला प्रोग्राम। ठीक है जेनेटिक इंप्रूवमेंट कराओ तो इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सिंपल ऑप्शन डी के रूप में। किसको क्या हो जाएगा उससे, अच्छा सही बोलो सही बोले, मैं यहीं से मूव करा दूंगा, मुझे बार बार उठ के आना पड़ता है। ठीक 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 थैंक यू चलो हो गया।
12, 13, 14, 15। अब ये सब सवाल जो है देख रहा, ये आज के डेट में बता हाँ जी क्या है बीटी ब्रिंजल। अब ये टर्म मुझे लगता है आज के डेट में सबको कॉमन हो गया, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ये सब टर्म्स जो हैं ये काफी इजी है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि बीटी ब्रिंजल में क्या किया गया था, सिंपल सा कि डिजीज नहीं, पेस्ट रेसिस्टेंस है। ठीक है, बीटी ब्रिंजल में होता क्या था कि बहुत सारे पेस्ट जो है इसको परेशान कर देते थे, बर्बाद करते थे। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बीटी का पूरा नाम ही जो है वही है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, ये जो एक बैक्टीरिया है ये कीड़ों को मारने के लिए काफी मतलब कीड़े जो है इसके संपर्क में आते ही जो है इनकी कहानी खत्म हो जाती है। लोगों ने कहा कि वो अच्छी चीज है भाई, इसका डीएनए निकालो, इसके डीएनए में कुछ ऐसा है जो कीड़ों को परेशान करता है, और इस डीएनए को इन्होंने क्या कर दिया, उस ब्रिंजल में इंसर्ट कराया। ठीक है, और इंसर्ट करा के नाउ दे फॉर्म अ जेनेटिक मॉडिफाइड आप कह सकते हो ब्रिंजल, और इसके हाथ से फिर नाउ दिस ब्रिंजल इज पेस्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन पे जो ये कीड़े हैं उनका असर नहीं होता है। तो बीटी ये बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है ना, ये बहुत सारे क्रॉप्स को आपको मॉडिफाई करने के लिए यूज किया गया है। बहुत सारे क्रॉप्स जिन पे कीड़े लगते हैं और ये लगते हैं, तो इवन बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बहुत सारे मतलब बीटी मेज में भी यूज किया गया, राइस में भी बहुत जगह यूज किया गया। तो ये जो है आपको किया गया। अच्छा सॉरी, अभी मैं यहाँ पे जाके खोज रहा हूँ। हाँ ठीक 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 ठीक। दूसरा जो है जेनेको टेक्नोलॉजी, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर कल की क्लास आपने ध्यान से करी होगी तो आंसर कर लोगे इसको। बताइए, कल हमने एक टर्म पढ़ा था जेनेकोलॉजी, याद है? कल मैंने बताया था गाइनेकोलॉजी नहीं है ये, जेनेकोलॉजी है, जहां पे आप स्टडी करते हो जेनेटिक्स को। नहीं, उसको उसको स्टडी को क्या कहा गया, जेनेटिक्स कहा गया। तो जेनेको टेक्नोलॉजी उसी जेनेटिक्स पे बेस्ड है, जहां पे कि आप क्या करते हो, अगर आपने जेनेटिक्स स्टडीज करी है तो जेनेटिक डिजीज के बारे में आपको क्या हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी। हालांकि ये भी बता दूं, इस तरीके का कोई डायरेक्ट टर्म है नहीं बायोसाइंस में, जेनेको टेक्नोलॉजी करके। ठीक है, वो उठा के पूछ दिया, किसी ने ज्यादा बुद्धि लगाई। ठीक है नहीं नहीं, क्वेश्चन बना दिया, कहां से बना दिया आई डोंट नो। ठीक है, जेनेको टेक्नोलॉजी जो है ये जीन्स के बारे में, जेनेकोलॉजी टर्म है, बट जेनेको टेक्नोलॉजी अगर इसको लिंक भी करना चाहोगे तो शायद जीन टेक्नोलॉजी से तुम लिंक कर लोगे, बट उससे ज्यादा और कुछ लिंक नहीं करा पाओ। अरे वही, वो जेनेटिक के जगह पे उसने जेनेटिक टेक्नोलॉजी की जगह पे जेनेको टेक्नोलॉजी लिख दिया और कुछ नहीं करा। ठीक है, उसने जरूरत से ज्यादा बुद्धि लगा दी, तो वो हालांकि ऐसा कोई टर्म जैसे मेडिकल टर्म्स में इंक्लूड नहीं होता है। देखो, खास करके मेडिकल के टर्म्स, डिफेंस के टर्म्स, न्यूक्लियर टर्म्स, ये स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप मैथ्स नहीं बना रहे हो कि ठीक है ए बी सी नहीं मानेंगे, ट्रायंगल को एक्स वाई जेड मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से गलती करेंगे तो फिर चीजें फंस जाती है। ठीक है, तो खैर पर्पस वही है, क्वेश्चन में हुआ वही है। तो दिस इज जस्ट टेक्निक फॉर फ्री इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेनेटिक डिजीज। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें अगर आपको जेनेकोलॉजी का मतलब सीधा पता है तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है। हाँ जी, बायोचिप। बायोचिप का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक इसका जो बेसिक पर्पस होता है कि आप ह्यूमन ऑर्गन्स की कैसे फंक्शनिंग होती है, वो फंक्शनिंग आप करवा रहे हो थ्रू दिस चिप। ठीक है, इसमें बहुत सारे इवन द ह्यूमन सेल्स का यूज किया जाता है उस पर ऑर्गन्स बनाने के लिए, एंड फिर आप उस पर ड्रग वगैरह टेस्टिंग, प्रोटीन कैसे इंपैक्ट कर रहा है उसको टेस्टिंग कराते हो। तो जब आप उसको बनाओगे तो ऑब्वियसली आपको ह्यूमन में स्ट्रक्चर, ह्यूमन का जो मेन फंक्शनिंग यूनिट क्या है, वो तो डीएनए ही है ना। तो डीएनए कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको बायोचिप में डीएनए रखनी पड़ेगी, ह्यूमन का डीएनए इसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। आरएनए क्या होता है, आरएनए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आरएनए होते हैं, बट एक सिंपल सा आरएनए बताता हूँ कि जैसे मान लो जिसको मैसेंजर आरएनए हम कहते हैं, एमआरएनए। तो
डिफरेंट डिफरेंट आरएनएज हैं, बट मैसेंजर आरएनए फॉर एग्जांपल कि मान लो इसका काम क्या है कि भाई डीएनए आपको बताएगा कि ये जीन स्पेसिफिक बनाना है, वो मैसेंजर आरएनए को वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, एमआरएनए उसको राइबोसोम्स के पास लेके जाएगा और राइबोसोम्स फिर उसको वो प्रोटीन क्रिएट करा के दे देगा। तो ऑब्वियसली आरएनए नहीं रहेगा तो फिर आपकी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह चीजें हो रही है वो नहीं हो पाएंगी। हाँ जी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का काम करता है, ठीक है, वो नारद जी है, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन तीसरा, ऑब्वियसली बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन क्रिएट हो रही है, जब आप स्टडी करना चाहोगे बॉडी के फंक्शनिंग को तो यू विल पुट दिस। ये आई विल से कि नॉट एन इजी क्वेश्चन, अगर आपको बायोचिप के बारे में स्पेसिफिकली पता है कि ये क्या होता है देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर, अदरवाइज फिर तो आपको गेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कई बार जो है कई लोग बुद्धि लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे कहेंगे बायोचिप है, कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है, आरएनए डीएनए प्रोटीन ये तीनों बायोलॉजी से रिलेटेड दिख रहे हैं तो मार दो, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ऑब्वियसली तो मैंने बोला ना, तो ये चीजें जो है हो जाती है, तो ये किया जा सकता है, तो ठीक है। तो which of the following is not achieved by transgenics? अब ये ट्रांसजेनिक्स टर्म्स क्या है? जहां पे किसी के जीन में छेड़छाड़ करके, ठीक है, उसको किसी और जीन के कुछ एलिमेंट्स उसमें डाले गए, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। ट्रांसजेनिक का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ जेनेटिक लेवल पे कुछ चीजों को चेंज किया गया है। कौन सी चीज है जिसको ट्रांसजेनिक से नहीं किया? तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही हटा दो, नहीं वो सीधी बोल ही रहा है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, तो ट्रांसजेनिक जैसे बीटी ब्रिंजल है तो क्या है, वो ट्रांसजेनिक क्रॉप है, उसमें चेंजेस करे हैं आपने। दूसरा जो है, हाँ जी, सोच के देखो, सोचो सोचो थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनो पहले ध्यान से सुनो, ट्रांसजेनिक में मैंने क्या बोला, ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है कि जेनेटिक लेवल पे आप उसमें चेंजेस कर रहे हो, एक से ज्यादा ट्रेट्स उसमें आप इंफ्यूज जब करना चाहते हो, उसमें कुछ उसके जीन्स में बदलाव लाना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हो, तो आप ट्रांसजेनिक करना चाहते हो, आप उसको उसको क्या कहा जाता है, उसको ट्रांसजेनिक कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक यानी किसी और जगह से जीन लाके इसमें इंसर्ट करा गया है, ठीक है। तो हाँ हाँ, या आंसर इज क्लोनिंग। सुनो कैसे, क्लोनिंग में एक से ज्यादा जीन्स अवेलेबल नहीं है। आप अगर मान लो जो सिप को क्लोन किया गया तो उसमें क्या था, उसमें केवल और केवल उसी सिप के जीन्स थे ना, सेम सिप के जीन्स थे ना, उसमें आपने किसी और का जीन तो डाला नहीं कि नहीं ये सिप है, इसको मैं थोड़ा ताकतवर बना देता हूँ, इसमें टाइगर के थोड़े जीन डाल देता हूँ। तो वो काम जब आप वो काम करते तब फिर वो क्या हो जाता, वो ट्रांसजेनिक हो जाता। लेकिन सेम ऑर्गन सेम चीज को आप जब बार बार रिपीट करा रहे हो, उसमें आपने कुछ चेंजेस नहीं, उसके जेनेटिक लेवल में आपने कुछ चेंजेस नहीं करी, उसमें हुआ क्या देखो। क्लोनिंग कैसे हुई थी, हमें लगता है क्लोनिंग को इन्होंने एक सेल निकाला होगा, उस सेल को लेकर के वो सेल जो है डिवाइड करते 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 सिप बना होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। क्लोनिंग कैसे करी थी, आज के डेट में जो आपको आईवीएफ टेक्नोलॉजी है उसी का यूज करके इन्होंने क्लोनिंग करा था। जैसे चलो समझा ही देता हूं क्लोनिंग हुई कैसे थी। ये वो एक सिप था, एक इसमें है भी क्वेश्चन, इजाज नाम का एक कैमेल था, ठीक है, चलो बता दिया। इजाज नाम का एक कैमेल था। इस ये कैमेल जो है, इस कैमेल के पास बहुत खासियत है, ये सुपर कैमेल टाइप था, ठीक है, मतलब काफी फास्ट था, काफी मजबूत था। जब इसकी डेथ हुई होने वाली थी, लोगों को लगा कि भाई ये मर जाएगा, तो फिर इसके इसका इसका जो ये होगा प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, तो इसका एक सेल निकाल लिया गया। सुन लो पहले क्लोनिंग ऐसे कैसे होती है तभी समझ में आ जाएगा। सेल इसका निकाल दिया गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे दूसरी कोई कैमेल थी, अब इस कैमेल में, ये कैमेल मान लो कि गर्भवती है, फॉर एन एग्जाम्पल ये कैमेल जो है गर्भवती है, गर्भवती है, तो यहाँ पे जो फीटस होगा इसका, जो आगे जाके बच्चा बनेगा, उस फीटस, वो भी फीटस क्या है, वो एक सेल है, उस सेल को आपने निकाल लिया, उस फीटस वाले सेल को आपने उसमें निकाल लिया, उसमें जो न्यूक्लियस है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो यहीं पे है, आपने इस सेल का न्यूक्लियस क्या करा, हटा दिया यहां से, और ये जो सिप था पहले से, इसके सेल वाला न्यूक्लियस उठा के क्या कर दिया,
ट्रांसफर कर दिया, और ये प्रोसेस करने के बाद आपने वापस से इसको इसके गर्भ में डाल दिया, गर्भ में डाल दिया, लैब में नहीं बनाते, लैब में उसके गर्भ में डाल दिया। तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे कैसे कराओगे? अरे मैं तुम्हें समझाने के लिए, उसको बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो कर देंगे। तो यहाँ पे क्लोनिंग कैसे हुई थी, यानी कि इसका डीएनए मटेरियल किसी और के गर्भ में डाला गया, वो जो बच्चा था उसके उसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल करके इसके न्यूक्लियस को डाला गया। तो फिर जब वो इसके जो सारा का सारा डीएनए क्या करता है, डीएनए तो यही बताने कि भाई आपका बॉडी क्या क्या रिएक्शंस करेगा, क्या प्रोटीन को कैसे सिंथेसिस करेगा, सब कुछ है। तो फिर इसका जो कैरेक्टर होगा, तो आपने जब इसका न्यूक्लियस ही बदल दिया, तो ये जो बच्चा बड़ा होगा इसका कैरेक्टर इसके तरह पे दिखेगा। बात समझ में? तो यही आइडिया है ना, सुपर सोल्जर्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? थोड़ी ना हम सुपरमैन को लेके आएंगे, नहीं, जो आपके सबसे बेस्ट सोल्जर होगा, जो आपका सबसे बेस्ट सोल्जर है कि भाई उसको कोई टच नहीं कर सकता किसी मामले में आप उसके डीएनए को ले लो, उसके न्यूक्लियस को निकाल करके, और जो बच्चे आने वाले हैं उनके न्यूक्लियस में उसको डाल दो। अब वो जो बच्चे आएंगे वो सारे उसकी तरह आएंगे, क्योंकि उनमें सेम डीएनए है ना, सेम डीएनए, यही डीएनए रेप्लिकेट होता चला जाएगा। ये जो आइडिया है इसी को क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, क्लोनिंग कोई लैब में नहीं होती थी बैठ के कि लैब में आप उसको बड़ा कर रहे हो, ठीक है, वो बट क्लोनिंग ऐसे होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ क्लोन एलिमेंट। तो आप देखो यहाँ पे जेनेटिक मैंने कोई छेड़छाड़ करी क्या क्लोनिंग कराने के लिए? किसी कुछ नहीं कर, किसी और का फ्यूज नहीं किया। हाँ, ये बात चल रही है क्या हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑब्वियसली अगर आप चाहो तो मुश्किल है, अभी डिफरेंट स्पीसीज का करना तो अभी मुश्किल है, बट ह्यूमन डीएनए को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ट्रेड, बट आप स्पेसिफिक ट्रेड्स को भी समझने में हमें टाइम लगेगा कि कौन सा जीन है जो कि आपके आपके इंटेलिजेंस को बनाता है, कौन सा जीन है जो आपके एथलेटिक पावर को बनाता है। तो ये चीजें अभी जब समझ जाएंगे तो शायद कर लें, अभी के लिए मुश्किल है। ठीक है, हाँ जी, अरे बिल्कुल कर रहा है लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, कोई कंट्री। हाँ जी, नहीं नहीं, कई चीजें खुले भी आती हैं, ऐसा नहीं। चलो, अरे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये ऐसे प्लास्टिक से क्रिएट करेगा। प्लास्टिक का मतलब ये आपको देख रहे हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक एक टर्म है, ठीक है, प्लास्टिक का मतलब केवल यही नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपना शेप ना बदले जनरली उसको प्लास्टिक कहा जाता है। प्लास्टिसिटी एक टर्म यूज होती है, ठीक है। एक होता है स्टील, स्टील एंड प्लास्टिक, अगर आप फिजिक्स पढ़े हुए 11-12 में तो एक टर्म यूज होता था स्टील। स्टील में क्या होता है, स्टील पे प्रेशर दोगे तो स्टील क्या होगा, फैलेगा, उस पर जब वजन लगाओगे तो उसमें उसकी क्षमता है, वो होल्ड कर सकता है पावर को। प्लास्टिसिटी कहते हैं कि जैसे ही आप उस पर पावर उस पर फोर्स लगाओगे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो रुक नहीं सकता, वो फैल नहीं सकता। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रबड़ टाइप का प्लास्टिक है तो ऑब्वियसली फैलता है, बट प्लास्टिसिटी रिमोट करता है कि उसमें फैलने की क्षमता नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसको क्या कहा जाएगा, प्लास्टिक कहा जाएगा। अब यहाँ पे जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, यानी वैसे मटेरियल्स जो काम तो आपका प्लास्टिक का करेंगे, जो दिखने में प्लास्टिक की तरह होंगे, ठीक है। आप मान लो अगर नॉर्मल डे टू डे प्लास्टिक की भी बात कर रहे हो तो, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल होगा। जैसे आज के डेट में आ रही ना, आप कॉर्न से बना रहे हो, कॉर्न से प्लास्टिक बनाने की बात हुई कि कॉर्न जो है आपका, कॉर्न मतलब क्या बोलते हैं उसको, मक्का। तो मक्का से आप क्या बना रहे हो, प्लास्टिक बना रहे हो उसका यूज करके। तो वो क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है ना वो, लेकिन क्या वो एक्चुअल आप इस प्लास्टिक से कंपेयर करोगे, उस प्लास्टिक से कंपेयर करोगे तो दोनों क्या सेम होगा क्या? डेफिनेटली नहीं होगा। यानी कोई मटेरियल है जो कि आपको प्लास्टिक का काम कर सकता है, प्लास्टिक को आप उससे रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इस तरीके की चीजों को सिक्रेट करेंगे, जिसका यूज करके आप क्या करोगे, प्लास्टिक जैसा कोई मटेरियल आप। आज के डेट में हो रहा है ना, लेदर बनाने के लिए एनिमल्स को क्यों किल करना, वो जो कैक्टिव वगैरह जो चीजें होती हैं उससे उससे आप लेदर बना रहे हो, तो वो बेसिक पर्पस है। उसको हम लेदर नहीं बोलेंगे, वेगन लेदर बोल दिया, ये कैसे पॉसिबल है भाई, वेगन भी है लेदर भी है, ठीक है, तो आप कैसे बोल रहे हो, बट ये। हाँ जी, तो लेदर, फिर लेदर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी, चमड़ा। नहीं, और चमड़ा चमड़ा जो है वो मतलब या तो एनिमल होगा या ह्यूमन होगा। हाँ जी, प्लांट का चमड़ा, ठीक है। चल, अभी चौन द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन्ड एनिमल, तो दैट वाज द शिप, ठीक है।
सक्सेसफुल क्लोन्ड एनिमल दिया इसने, ना कि सक्सेसफुल क्लोन्ड स्पीसीज या कोई नहीं पूछा है, एनिमल की बात करिए, ठीक है। और भी थे जैसे कि आपको इससे पहले जो मेंढक टाइप के होते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक टर्म यूज होता है, उनको टेडपोल्स कुछ ऐसे करके वो बनाया गया था, बाद में सिप वगैरह बनाया गया। आज की डेट में तो बहुत सारे जानवरों को रेप्लिकेट किया जा चुका है, अब ये टर्म बहुत नॉर्मल हो चुका है। इंडियाज इंजाज इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड कैमल, ठीक है कमल। इंजाज पूछ रहा है ना, इसमें इंजाज क्या था? नाम था कैमल, पहली बार एक कैमल को क्लोन किया गया जिसका नाम रखा गया इंजाज, ठीक है। और ये दुबई की एक कंपनी है और ये बनाती है स्पेसिफिक कैमल्स, ठीक है। आप जैसा मांगो वैसा बना के देगी, जैसा मांगो इन द सेंस कि आपके पास उसका ऑप्शन होना चाहिए कि अच्छा मेरे पास है, मैं इसको चाहता हूँ कि मेरे पास ये है इसका, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सदा रहे, ठीक है। हाइब्रिड दूसरी चीज हो गई, हाइब्रिड होना यानी दो को आप फ्यूज करा रहे हो, हाइब्रिड के लिए जेनेटिक्स में जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, वो जीन लेवल पे जाने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही काम हो जाएगा, ठीक है। इनका है कि एकदम मुझे ऐसा ही चाहिए, ठीक है, एकदम मुझे मेरा ये कैमल था, मुझे एकदम इसी के जैसा सेम टू सेम 2 कॉपी चाहिए, क्लोन का मतलब 2 कॉपी हो गया, ठीक है। उसमें कोई वेरिएशन नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा ये वैसा ही सेम, ठीक है। तो इन्होंने जो इंजाज बनाया था वो मर भी गया बेचारा, थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं, धीरे धीरे हो रहा है। हाँ जी इश्यूज होते हैं ऑब्वियसली, एक चीज जो इवॉल्व हुई है और एक जो आप कराना चाहते हो तो उसमें चेंजेस होती है, थोड़ी इशू। चलो, द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है? आपने सिंपल सा बात है, दया इसका डीएनए निकालो, टेस्ट कराओ किसका है, उसी को क्या कहता है फिंगरप्रिंटिंग, कि किसी के डीएनए, हर किसी का डीएनए क्या है, यूनिक है, और उस डीएनए के बेसिस पे आप क्या कराओगे, आप स्टडी करोगे कि ये किसका है, ठीक है। तो अब द डबल हेलिक्स का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि सारे के सारे डीएनए क्या होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं। दूसरा जो है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट मतलब जो ऑप्शन सी है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या, रेप्लिकेट कर रहा है अपने आप को, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। अब दिक्कत है दो ऑप्शंस में, एक है एरर्स इन बेस सीक्वेंस और दूसरा है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों जो टर्म्स हैं ये लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है। अगर किसी को बेसिक भी आइडिया होगा तो वो यहाँ पे कंफ्यूज करेगा कि एरर्स इन बेस सीक्वेंसिंग होगा या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होगा। दोनों में क्या होता है कि एक जो नॉर्मल डीएनए है, उस नॉर्मल डीएनए से थोड़े बहुत अगर चेंजेज होते हैं तो उसको या तो वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में जाएगा या तो फिर वो एरर्स इन बेस सीक्वेंसिंग में जाएगा। एरर्स का मतलब ये होना कि बेस सीक्वेंसिंग जिस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए था उसमें कुछ ना कुछ एरर है नहीं। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि एक चीज अगर 4 तरीके से अरेंज हो सकती है तो अलग अलग तरीके से ये अरेंजमेंट हुए हैं, दोनों का मतलब। लेकिन आप देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या, कि ये 4 तरीके से अरेंज हो सकते थे, ये कौन सा अरेंजमेंट है, आप ये स्टडी कर रहे हो पॉलीमॉर्फिज्म में। यानी एक इंसान जो है वो 4 रोल प्ले कर सकता है, वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, यानी इनमें जो जीन्स का अरेंजमेंट हो सकता था ये पॉसिबल है कि 5 या 6 तरीके से हो सकते, तो कौन से टाइप का है ये, तो आप इससे बेसिस पे क्या करोगे, सुन लो पहले, थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म। अब एरर्स इन बेस सीक्वेंस, ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये यही पॉलीमॉर्फिज्म ही कारण है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को आपको मिलती है, वो कि एक जीन 2 तरीके से अटैच हो सकता था, वो किस तरीके से अटैच हुआ। तो इस बेसिस पे आपका क्या होता है कि जेनेटिकली जो डिविजन्स आते हैं दैट इज कम्स फ्रॉम दिस पॉलीमॉर्फिज्म। और इसकी खासियत ये है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सिंपली कि अगर आपका पॉलीमॉर्फिज्म, आपका जीन जो एक्सप्रेशन है वो किसी और टाइप का है, तो आपके बच्चे में भी वो जीन एक्सप्रेशन उसी टाइप से चांसेस है कि जाएगा, ठीक है। इस बेसिस पे इसको स्टडी किया जाता है। दूसरा जो है एरर इन बेस सीक्वेंस का है, ये एरर है ये कभी कभी किसी किसी में हो सकता है। एरर क्या है, गलती जानबूझ सब में नहीं होगी ना, गलती किसी किसी में हो सकती है, गलती से उसके बेस पेयर किसी और तरीके से बनने चाहिए, तो मान लो एटीसीजी किसी और तरीके से अरेंज होना चाहिए था, वो किसी और तरीके से अरेंज हो गया, दैट इज नोन एज द एरर। लेकिन ये क्या होता है, ये किसी किसी में रैंडमली हो जाता है, ये सब में ये चीज नहीं मिलती, और साथ ही साथ ये जो है ये ट्रांसफर भी नहीं होता, यानी ये जेनेटिकली ट्रांसफर हेरिडिटरी नहीं है, एक फॉर्म से एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसफर, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऑब्वियसली एरर्स इन बेस सीक्वेंस मिलने के आपको चांसेस क्या है, बहुत कम है कि किसी में वैसा एरर हुआ हो।
तो आप किसके लिए जाओगे, आप जाओगे यू विल गो फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म कि इसका जीन का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से है। तो आपको जो एविडेंस मिला है उसका जीन का एक्सप्रेशन कैसे है, इस इंसान का जो जीन है उसका एक्सप्रेशन कैसे है, उस बेसिस पे फाइंड करोगे। क्योंकि एरर्स मिलने के चांसेस आपके पास बहुत कम है, माइन्यूट है कि इसमें गलती हुई होगी। आपको बिलियंस में बेस पेयर, उसमें आप एरर खोजते चलोगे तो पगला जाओगे। बट ये पॉलीमॉर्फिज्म वाले एरिया जो है ये फिक्स है, ये कहाँ पे होते हैं, इसको आप जल्दी से एक्सट्रैक्ट करके यू कैन फाइंड कि क्या क्या चीजें चल रही है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम करती है। हाँ, अब बोलो। ठीक है, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर रखो तो फिर चीजें जो हो जाएंगी एरर। सिंपल सी बात, किताब है, एक किताब का नया एडिशन है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो रहा है, किताब का एडिशन है। जैसे एक ही मूवी बनी, उसकी एंडिंग अलग अलग तरीके से हमने जानबूझ के कराई, हो सकता है पॉसिबल है ये। तो एक ही किताब लिखी बट उसका अंतिम का कंक्लूजन वाला पेज जो लिखा वो अलग अलग तरीके से, किसी ने कहा कि नहीं ऐसे होना, तब बोला कि चलो ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी पब्लिश करा दो, किसी ने बोला ऐसे पब्लिश कर दो, ऐसे कर दो। दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपको पता चल जाएगा कि किस आदमी का सजेशन है ये, आप अगर किताब पढ़ रहे हो तो। दूसरा जो है एरर्स का मतलब क्या है कि मिस प्रिंटिंग हो गई, कुछ कोई किताब छापते टाइम कुछ क्या हो गई, मिस प्रिंटिंग हो गई, तो दैट्स बाय चांस। वो मिस प्रिंटिंग के बेसिस पे आप उसको स्टडी नहीं कर पाओगे, वो बाय चांस हो गया। हाँ, वो पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, अगेन इजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन, तो बैक्टीरियम थोरिनजेनेसिस बात ही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो मॉडिफिकेशन करी गई है वो इसी बैक्टीरियम के थ्रू ही करी गई है। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल, ड्राउट रेसिस्टेंस, इंसेक्ट रेसिस्टेंस, बैक्टीरियल रेसिस्टेंस, फंगल रेसिस्टेंस। इट वाज इंसेक्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, देखो एक दौर चला था, खूब क्वेश्चन आते थे जीएम क्रॉप से, खूब आते थे। ठीक है, वो बीटी ब्रिंजल वाला लेकर के। हाँ जी, नहीं नहीं, कारण था कारण था ना, नहीं वन लाइनर का था ही। कारण ये था कि बहुत ज्यादा उस समय ये चल रहा था, बीटी ब्रिंजल को जब भारत में इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, उस प्रोटेस्ट के दौरान क्वेश्चन ये उठाए जा रहे थे। ठीक है, ये खूब उठे हैं उस टाइम। अब बहुत कम पूछा जा रहा है। अब अगर कुछ वैसा हो गया बीच में थोड़ा सा कॉटन को लेकर के पूछा जा सकता है, बट अदरवाइज हालांकि जीएम क्रॉप आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जो ये है आइडिया है, वो आइडिया आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। सोरघम, अब ये क्वेश्चन इन्होंने कहां से उठा दिया, कैसे उठा दिया, आई डोंट नो। मुझे जब ये क्वेश्चन दिया, क्या पूछ क्या रहे हो तुम। ठीक है, ये सी प्लांट, C4 प्लांट, गैम प्लांट, पेरिनियल प्लांट, कहने का मतलब ये बेसिक आइडिया होता है। देखो फिर मैंने इसको जब पढ़ा तो GAM प्लांट होता है। ठीक है, तो बता रहा हूँ सुनो। ये अब ये वन टाइम इस टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि कई बार क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस देख के आप अपनी स्ट्रेटेजी को ना बदलें। मैं पहले बता दूं, ये वन टाइम क्वेश्चन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी ने पूछ लिए। ठीक है, अगेन ये हमें हम नहीं दे रहे, हमें बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, वेरी क्लियर। ये पूछा इसने, ये जो आइडिया है सी प्लांट, C4 प्लांट, GM प्लांट का, ये आइडिया होता है कि किसी भी प्लांट का, किसी भी स्पीसीज जो प्लांट्स हैं, उनके फोटोसिंथेसिस करने का तरीका क्या है, उनका फोटोसिंथेसिस पाथवे क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पाथवे के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा है। एंड अब ये करना काफी टफ क्वेश्चन, आई विल से कि ये क्वेश्चन इसीलिए आते हैं कि आप इनको हाथ ना लगाएं। ठीक है, तो कुछ सवाल आते हैं आपको इसीलिए कि आप इनको टच ना करें, आप टच करोगे तो अपना हाथ जलाओगे, अनटिल एंड अनलेस आपको एग्जैक्टली पता हो। तो ये टर्म मुझे नहीं लगता कि इवन द बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे सबको पता होगा। ठीक है, जिनका बायोलॉजी रहा है +2 में और ये करने में, तो भी उनसे पूछोगे तो मुश्किल है। अब इनके, हाँ जी, है तो सारे पौधे ही, इसमें कहा किसने बोला कि ये पैदा नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया होता, इसने ऑप्शन बदल देना चाहिए था। एक ऑप्शन इन्होंने दिया है 12मासी पौधा, पेरेनियल प्लांट, यानी कि सिंपली क्या हो सकता है कि चारों 12 महीने किसी साल में किसी महीने में ये उग सकता है। ठीक है, तो जवाब ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप कभी भी लगाओगे तो नहीं उगेगा, नॉट पॉसिबल, ठंडे में गल जाएगा वो, ठंडी में ज्वार लगाओगे गलना शुरू हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क। तो सी प्लांट, C4, अब ये क्यों होता है, क्योंकि अगर सबका पाथवे अलग अलग होगा, अलग अलग तरीका है उनका फोटोसिंथेसिस करने का, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये किस क्लाइमेट में ये क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो यहाँ पे इनको सिंपली जैसे इन्होंने पेरेनियल डाला था, वैसे ऑप्शन में इनको डाल देना चाहिए था कि किस क्लाइमेट का है।
इनको ये, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पाथवे मुझे नहीं लगता कि किसी को याद होगा, रिसेंटली बहुत मुश्किल टर्म है। अब जैसे सी प्लांट है, तो सी प्लांट का पाथवे क्या होता है कि ये आपका सिंपल पाथवे है। फोटोसिंथेसिस का कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में इसने क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब करके सनलाइट के प्रेजेंस में उसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। दैट इज नोन एज द सी प्लांट, सिंपल सा। यानी कि ये क्या होगा, ये वैसे प्लांट्स हैं यानी कि सन जब तक रहेगा तब तक ये क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। दूसरे जो होते हैं C4 प्लांट्स क्या होते हैं, इनका CO2 का पाथवे, फोटोसिंथेसिस का पाथवे अलग होता है। फोटोसिंथेसिस का पाथवे अलग होने का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं कि कई बार क्या होगा कि इवन जैसे वैसे प्लांट्स जो कि गर्मी के दिनों में क्या करेंगे, अपना स्टोमाटा क्लोज कर लेते हैं ताकि इनका वाटर लॉस ना हो। होता है ना, जैसे एरिड एरिया, जब बहुत गर्म एरिया, तो अपना स्टोमाटा क्या कर लेते हैं, दिन में बंद कर लेते हैं। तो दिन में ये CO2 को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन लाइट क्या है, लाइट तो दिन में है। अब इनके पास समस्या है कि अगर अपना स्टोमाटा खोला तो मेरा वाटर लॉस होगा, और अगर स्टोमाटा नहीं खोला तो हम CO2 को लेंगे कैसे, इनपुट कैसे लेंगे, अगर इनपुट नहीं लेंगे तो फिर फूड बनेगा नहीं। तो फिर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने आपको एक टेक्निक डेवलप हो गई इन प्लांट्स में, इवॉल्व हो गए कि ये अपना स्टोमाटा रात में खोलेंगे, रात में CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको एक दूसरा कंपाउंड बना के अपने अंदर में स्टोर कर लेंगे। तो CO2 की कमी इन्होंने रात में एब्जॉर्ब कर दी, दिन में ये सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे और जो रात में प्रोडक्ट बना के रखा था उसको फिर से डीनेचर करेंगे, वहां से CO2 इनको मिल गया एंड दे विल क्रिएट। तो ये किस तरीके के प्लांट में होगा, जो एरिड रीजन में, जो गर्म रीजन में उगते हैं, ठीक है। तो ये होगा। तीसरा जो है GM प्लांट, अगेन इसमें भी CO2 का डबल पाथवे होता है। ये भी कुछ इसी तरीके की टेक्निक है C4 प्लांट की तरह ही, बट वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि जहां से वो C4 आपको जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि एक साफ एक अलग ही टर्म है, टेक्नोलॉजी है, एक अलग ही आइडिया है, और स्टैटिक का पोर्शन वो भी बहुत डीप में है, तो ये जनरल स्टडीज नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज, अच्छा C4 है कि GM प्लांट है, कौन सा प्लांट है। तो इस तरीके के सवाल अगर कभी आप देखो, उसको क्या कर लो, इग्नोर मार लो। आपको एग्जाम में 100 में 100 नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप इनको पढ़ने जाओगे तो फिर एंडलिस्ट हो जाएगी लिस्ट आपको, और सारे प्लांट आप, अच्छा कौन सा रीजन का प्लांट है, ये कर सोरघम जो है वो दैट इज अ टाइप ऑफ C4 प्लांट। तो वो एरिड एरियाज में भी क्या कर सकता है, उग सकता है, एरिड एरियाज में भी वो क्या हो सकता है, उसको उगाया जा सकता है, ठीक है। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, वो ट्रांसग्रेस हो जाते हैं इसी तरीके से। कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जैसे इस बार एक स्पीसीज उसने पूछ लिया यूपीएससी वाले क्वेश्चन में, ठीक है, वो 3-4 स्पीसीज उठा के पूछ लिया। अब टीचर्स भी दिखा रहे हैं कि अरे देखो ये टेक्स्ट बुक, बायोलॉजी वाले टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चन। पागल है वो, बायोलॉजी वाला टेक्स्ट बुक पढ़ेगा बैठ के, इतना फ्री बैठा है वो, ठीक है। नॉर्मल अगर उसको बायोलॉजी उसने नहीं पढ़ी, उसको नहीं आएगी समझ में वो बायोलॉजी की, तो ठीक है, वो दे दिया है तो दे दिया, 1-2 चैप्टर अगर उसको मन करे तो पढ़ेगा, बट उस पर आप उस तरीके के सवालों के लिए रेडी नहीं हो सकते। उस सिंपल सा बात है ना, जैसे यूपीएससी वाले एग्जाम में क्या होता है कि वहां पे फॉरेस्ट सर्विस का भी एक साथ होता है एग्जाम, तो प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन जो वो काफी डिटेल्स में फॉरेस्ट सर्विस के बेसिस पे पूछ लेता है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी आना है आपको, तो वो बोटनी के डीप सवाल पूछेगा। बट बोटनी के डीप सवाल क्योंकि वो फॉरेस्ट सर्विस के लिए पूछ रहा है, आप जनरल स्टडीज के पर्पज से उसको थोड़ी ना पढ़ने चले जाओगे, नहीं मैं इसको भी पढ़ूंगा। अगर तुम्हारा मन है तो तुमको कौन रोक सकता है, तुमको आग में कूदना है तो कौन रोकेगा। लेकिन ये इस तरीके के सवाल से आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। कोई फिक्स तरीका नहीं है, जैसे इस बार 10 क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन थे। बीपीएससी में, यूपीएससी में अगर बीपीएससी भी पूछेगा, रेशियो सबका यही रहता है, 10-12 के आसपास जो है यही रहेगा सवाल। केवल बायोलॉजी से नहीं, पूरे साइंस एंड टेक की बात करता हूँ, ठीक है। 10% मान के चलो हर एग्जाम में रहता है। ऑब्वियसली ना, आपको देखो, एग्जाम क्रैक करना इज अबाउट योर स्ट्रेटेजी, इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स जस्ट नॉट अबाउट योर नॉलेज। आप सब कुछ नहीं कर सकते, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ऑब्वियसली ना। तो आपको जो हो सकता है, जो इजी टर्म्स हैं, जो कीवर्ड्स करी जा सकती है, वो कर लेंगे, तो वो चले जाएंगे करके। चलो आ जाओ। अच्छा, मोन 863 इज अ वेराइटी ऑफ मेज। अब अगेन ये किसी चीज को लेकर के न्यूज में रहा, ठीक है, किसी चीज को लेकर के एक वेराइटी है मेज की, लेकर के न्यूज में रहा। तो ऑब्वियसली मोन 863 कुछ हुआ होगा, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब किस चीज के लिए था, ये उस टाइम के लिए न्यूज में था, ठीक है। ये यूएसए में ये वेराइटी यूज हुई थी। बेसिकली दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी विच इज पेस्ट रेसिस्टेंस। ये भी पेस्ट रेसिस्टेंस, जनरली जो पर्पस होता है वो पेस्ट रेसिस्टेंस ही बनाए जाते हैं। अब धीरे धीरे ड्राउट रेसिस्टेंस भी बनाए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सब्र करो, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ेगा
बढ़ेगी दुनिया, ड्राउट रेसिस्टेंस की तरफ हम फोकस करना शुरू करें। बट इसके पहले जो फोकस था वो दैट वाज मोस्टली विद द पेस्ट रेसिस्टेंस। अब थोड़ा सा फोकस हो गया है न्यूट्रिएंट बढ़ाने के चक्कर में, भारत जैसे कंट्री जो है वो न्यूट्रिएंट के चक्कर में भी पड़ रहे हैं। तो मेनली पहले जो आइडिया था वो यील्ड को लेकर के था और पेस्ट को लेकर के था। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था। अगेन इसको आपको याद रट्टा मार के नहीं रखने का है। अगेन फिर से सेम सवाल है ना, तो रिपीट होते रहते हैं घूम घूम पे। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन साइलेंसिंग। व्हिच ऑफ द अबव वी यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। अगेन ट्रांसजेनिक टर्म पे फोकस करो, जहां पे जीन में चेंजेस, जीन्स में चेंजेस हो रहे हैं, नहीं जेनेटिक लेवल पे आप चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अगर अगर मुझे ना भी पता हो इसका आंसर, एक सिंपल सा बडिंग एंड ग्राफ्टिंग वी ऑल नो। नहीं, ग्राफ्टिंग आप क्या करते हो, काट के लगा देते हो। बडिंग जो है उसके उसके कोई जो फूल वाला पार्ट है उसको काट के लगा दो, दैट इज द बडिंग। तो बडिंग एंड ग्राफ्टिंग जो है ये पोर्शन ऑब्वियसली इसमें जेनेटिक लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। ऑप्शन 3 जो है वो जीन साइलेंसिंग की बात कर रहे हैं, यानी आप जीन्स जो है उसको साइलेंट कर रहे हो, जो जीन है अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। जैसे जैसे किसी के अंदर में जीन है कि उसकी आंखें क्या हो जाएंगी, ब्लू हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, जीन साइलेंसिंग का मतलब है किसी की आंखें ब्लू हो सकती हैं, बट आपने उस जीन को जो उसको ब्लू कर सकता था आपने उसको साइलेंट कर दिया, तो ब्लू की जगह कुछ और फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो जीन्स नहीं, साइलेंट हो गया जीन, वो जीन तो एक बार बन गया तो वही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जीन साइलेंसिंग एक टेक्निक है, जैसे ये यूज किया था बीमारियों के लिए। जैसे किसी में मान लो कोई बीमारी है कि सपोज फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी में ऐसी प्रॉब्लम है कि उसमें इंसुलिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बॉडी में इशू करे वो जेनेटिक लेवल पे, तो आप क्या करोगे, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके प्रोडक्शन के लिए आप उसको क्या कर दोगे, साइलेंट कर दो, वो साइलेंट हो जाएगा, वो अपना एक्सप्रेशन, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये चीज यूज कर जाती है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में भी। नहीं, जीन साइलेंसिंग ऐसे नहीं काम करता, वो मूव नहीं करेगा, वो उसी उसी में रहेगा। वो ट्रांसफर वो नहीं, उनका कहने का मतलब वो हेरिडिटरी ट्रांसफर होगा क्या, हेरिडिटरी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, जीन्स जो आपका साइलेंसिंग का इशू है ये हेरिडिटरी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो वो बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा जीन साइलेंसिंग वाला इशू। ठीक है, दूसरा जो है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, अगेन साइटोप्लाज्म से कुछ रिलेटेड आ रहा है, यानी सेल के लेवल पे बात हो रहा है। और मेल स्टेरिलिटी यानी कुछ ऐसा कर दो किसी के जीन में वैसा चेंज कर दो कि वो नपुंसक हो जाए, वही हो रहा है ना। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या करी जा रही है, आप उसके जेनेटिक लेवल पे आप उसके जीन्स में ऐसे बदलाव करो कि वो जो है ये न्यूज नहीं होगा, ये तो मीम देखे होगे कहीं पे। अच्छा, हो सकता है, खैर 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 छोड़ दो बाबा, है कि नहीं है वो अलग बात है। पुलिस आया हुआ उसके पास रो रहा है। नहीं, ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो है ये यूज होता है जैसे मच्छर उच्छर बहुत पैदा होते हैं, तो हाँ जी ये बहुत जगह यूज होता है। तो आप क्या करोगे, मच्छरों को स्टेराइल बना दोगे, आप मच्छर जो है वो पैदा नहीं कर पाएंगे आगे बच्चे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मच्छर आपके कम होने लगेंगे। बहुत जगह पे एक्सपेरिमेंट, इवन इंडिया में हो चुका है इसको। दिक्कत है कि दिक्कत हो जाएगी फिर आप एक पूरे के पूरे स्पीसीज को जो है आप गायब करा रहे हो। अब हटा देना चाहिए नहीं चाहिए वो अलग डिस्कशन चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप जीन से रिलेटेड बाकी दो टर्म से 2 3, पहला जो है उसमें जेनेटिक लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। अगेन घूम फिर के वही सवाल। ठीक है, बैचलर्स जेनेसिस बीटी 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कॉटन भी बीटी बना था। ठीक है, पर्पस वही था, सेम पर्पस, पेस्ट रेसिस्टेंस उसको बनाने का है, बीटी कॉटन। अब इसने इतना लंबा चौड़ा सा लिखा कि अच्छा अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी मोनसांटो वगैरह कुछ था कुछ था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि टॉक्सिन जीन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज बीन ट्रांसफर्ड इन दिस ट्रांसजेनिक कॉटन, दैट्स इट। आपका क्वेश्चन है वही है। हाँ जी, तो बस उतना ही देखने का है।
ठीक है, तो वही कैरेक्टर है उसका, क्योंकि वो बीटी जीन जो है वो बैक्टीरियम से डेराइव होता है, जो कि हार्मफुल है आपको पेस्ट्स के लिए, तो ये लेकर के इनकी इनकी नुकसान जो है। तो अगेन ए ऑप्शन जो है आपका चला जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। फिर घूम फिर के जीएम क्रॉप्स में ना बहुत क्वेश्चन वो पूछे जाते थे एक टाइम में। ठीक है, वो एक ही आ रहा है घूम फिर के, इसलिए तुमको पकड़ में आ रहा है। ठीक है, तो हाँ जी, अरे पहले सीधा मैं बायोटेक पढ़ाता ना, आधे लोग आना बंद कर देते, क्योंकि थोड़ी चीजें क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसा होता है, ऐसी चीजें होती है कई बार। कई स्टूडेंट्स कई जगहों पे क्या होता है ना कि आपको भीड़ दिखेगी शुरू में, बट जैसे ही आप उसको डीपर लेके जाना स्टार्ट करोगे तो फिर क्या होता है, उनको वो कहानी खत्म हो गई। आज के डेट में सिंपल सी बात है ना, समझ में नहीं आता। देखिए समझ में इतना आसान नहीं है चीजें, ऐसा नहीं है कि समझ में आ जाएगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एज ए टीचर मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरा रोल 10% है, जस्ट 10% आपको गाइड करना है कि किस रास्ते पे जाना है, कैसे जाने का है। ठीक है, तो ठीक है, आप एफर्ट, सबके लिए नया था ना, एफर्ट डालोगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी, एफर्ट डालोगे नहीं आएगी। अब जो है लोगों को सिंपल सी बात है ना, अब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी है बहुत हद तक। ठीक है, अगर मैं इंटरटेनमेंट कराऊं आपको बैठ के, आपको खूब मजा आएगा। क्या हो गया भाई? अच्छा अच्छा, अब जो है लोग इंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद करते हैं। अरे देखो तो आज के डेट में जो इंटरटेनमेंट करा सकते हैं वो कितने फेमस। ठीक है, तो वो चीजें चलती हैं। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो। आज के डेट में ऐसे ऐसे, मैं नाम नहीं लूं, ऐसे ऐसे है कि आप अच्छा थोड़ा क्लास में खूबसूरत आप दिखने चाहिए, पर्सनालिटी आपकी अच्छी होनी, जब क्या पढ़ा रहे हो मैटर नहीं करता है। खास करके वो लड़की टीचर्स को उठा के ले आते हैं। ठीक है, वो लेडीज टीचर को उठा के ले आते हैं वैसे, जो दिखने में थोड़ा अच्छा हो और कुछ आप उल्टे सीधे बातें कर सके। इवन एक तो ऐसा एक दिन यूपीएससी क्वेश्चन डिस्कशन में एक रील मेरे पास किसी ने भेजा था, वो उल्टी सीधी मतलब स्टडी आईक्यू जैसा चैनल, एंड उनका एक काफी फेमस टीचर करके, एंड ही वाज टॉकिंग लाइक नॉनसेंस इन द क्लास। तो क्या बात करते हो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। बैठ जाओ। हम्म, बायोफिल्म्स, किस किस ने नाम सुना है बायोफिल्म्स का? लगाओगे क्या? 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद लगा लेना, बस खत्म ही हो गया। हाँ जी, अच्छा बायोफिल्म्स बताइए जी क्या है। बायोफिल्म्स क्या है कि ये एक लेयर है जो बहुत सारे बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जनरली ये एक अपने जैसे जहां पे जमा होते हैं वहां पे एक लेयर बना लेते हैं, एक चादर बना लेते हैं, एक शील्ड बना लेते हैं अपने ऊपर में। फिल्म का मतलब क्या होता है? परत, और बायो मीन्स बायोलॉजिकल परत। तो बायोलॉजिकल परत है ऑब्वियसली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो छोटे लेवल के हैं, ठीक है, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, इवन अमीबा, अमीबा तो नहीं, बस्टिस वगैरह, वो अपना अपना एक सिंपल सा देखो ना, एक एग्जांपल देखो, किचन है आपका, आप खाना बनाते हो, पोछा मत मारो 10 दिन, और उसको थोड़ा टच करना, उस सरफेस को, चिपचिपा सा कुछ फील होता है, वो बायोफिल्म है। अब उस पे जो है थोड़ा सा उस पे सलाद काट के उस सलाद को खा लेना, ठीक है, और आपको जो है हॉस्पिटल आप पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि पॉइजनिंग, वो आया कहां से? इन बैक्टीरिया ने उस एरिया को क्या कर लिया, इन्वेड कर लिया, और अपने लिए एक लेयर टाइप का। तो कहीं पे भी आपको ये बायोफिल्म क्या है, कहीं पे भी बन सकती है, कहीं पे भी। ठीक है, ये जहां पे पहुंच सकते हैं वहां पे ये क्या करेंगे, अपना अगर इनको छेड़छाड़ नहीं किया जाता है अपना एक लेयर बना देंगे। अब क्या है, अब इसने पूछा कि बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिसिनल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू, अगर ये ह्यूमन टिश्यू के अंदर पहुंच सकते हैं तो वहां पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जिसमें मान लो किसी का हार्ट पंप करने वाला जो मशीन लगी होती है, ठीक है, तो मान लो अगर वो लगी है तो डेफिनेटली वहां पे बायोफिल्म्स बन सकते हैं। वहां पे कई बार इसीलिए इन्फेक्शन फैल जाता है। इन्फेक्शन क्यों फैलता है? इसी वजह से फैलता है। बैक्टीरियाज गए, धीरे धीरे उन्होंने बायोफिल्म बना ली, और वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने अब फिर बाहर के ऑर्गेन्स को इंपैक्ट करना स्टार्ट किया। होता है ना कि आपने सुना होगा किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और वो इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन जो है वो कैसे होता है? वो इसी बायोफिल्म की वजह से हो जाता है।
दूसरा इन्होंने पूछा कि इट कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस, वो तो मैंने सिंपल से आपको बता दिया, किचन में ही आपका हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो है बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ये एक काफी समस्या होते चली जा रही है कि ये जो बायोफिल्म्स है ना, ये ट्रेडिशनली ये एक अलग जो कि परत बन रहा है, अभी तक जो आपको एंटीबायोटिक्स आप यूज करते हैं वो बैक्टीरिया सिंगल लेवल पे होगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, खाएगा, वो मर जाएगा, बट ये एक तरीके से सील्ड बना रहे हैं, दे आर ये जो सील्ड है, ये जो फिल्म है, ये वहां तक आपको बायोटिक एंटीबायोटिक को पहुंचने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। एक ऐसी ऐसी परत है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया रेसिस्ट कर रहे हैं, तो फिर अगर आप उसको एंटीबायोटिक्स भी दोगे तो फिर ये फर्क नहीं पड़ रहा है इनको, और ये काफी मुश्किल हो जाता है इसको ट्रीट करना, ठीक है। तो ये बायोफिल्म्स आने वाले समय में एक काफी बड़ी समस्या जो है वो बन के उभरने वाली है, और खास करके एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को ऐड करके। हाँ जी, सब इंसान का जीवन का मतलब ही है। हाँ जी, आपके पास बन कहाँ है आज के डेट में, एंटीबायोटिक्स बनते कहाँ है, लास्ट एंटीबायोटिक जो नया आपका डेवलप हुआ था दैट वाज इन 1990s, 20-25 साल से कोई नई एंटीबायोटिक नहीं बनी है। अब इमेजिन करो कुछ सालों में जितने आपके एंटीबायोटिक्स हैं वो बेकार हो जाएंगे। ऑपरेशन करने के बाद पहले सिंपल 2-4 रुपए की एंटीबायोटिक्स भी लगी जाती थी तो काम हो जाता था। अब अगर देखोगे कोई ऑपरेशन हो रहा है, वो सीधा क्लैबम देता है, सीधा क्लैबम देता है, एंड क्लैबम इज लाइक टू मच। किसी को घाव हो जाती है, आप बोलना कि घाव बड़ा हो गया है, वो अगर नहीं सुनेगा वो सीधा क्लैबम देगा काट के, ठीक है। अब वो क्लैबम बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक, वो सेकंड लाइन ऑफ या थर्ड लाइन ऑफ ड्रग्स में आता है, आप उसको ब्रेक कर रहे हो। तो जो पहले सिंपल से आपके दवाओं से काम हो जाते थे अब नहीं हो रहे हैं, अब सिंपल सा ऑपरेशन होगा, ऑपरेट होगा, एंड आपको काफी हेवी आप देखोगे एक एक एंटीबायोटिक 40 रुपए की 50 रुपए की हो रही है, नहीं सुन रहा है। तो अब धीरे 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 जो पावरफुल वाला है उसका भी तो असर खत्म होगा, आप उसको भी तो रेसिस्ट कर जाओगे, फिर क्या करोगे, तब क्या होगा फिर देखो। तब होगा तो क्या होगा तो देखते हैं। चलो ठीक है, 21 टर्मिनेटर, ठीक है, वो मूवी वाली आई थी ना, वो नहीं है कुछ। इजी क्वेश्चन है, कीवर्ड्स को पकड़ो, टर्म्स को पकड़ो, इजी सवाल है। देखो, हाँ जी, ओके। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, सिंपल सी बात है। अगर हम पहला कहें ट्रांसजेनिक फर्टाइल सीड, वैसी सीड जो आगे भी प्रोड्यूस कर सके, तो वो दोनों ओपोजिट हो जा रहा है, फर्टाइल होना एंड टर्मिनेट होना, दैट बिकम्स द ओपोजिट ऑफ दैट। जीन मॉडिफाइड प्लांट्स, अगेन वहां पे टर्मिनेशन का कुछ नहीं आ रहा है, हाँ। और वो काफी ब्रॉडर लेवल पे टर्म यूज किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तीसरा जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स स्टेराइल नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगले जनरेशन में वो पैदा नहीं कर पाएंगे, नपुंसक पौधे भी नपुंसक हो सकते हैं। आज के डेट में अगर कंपनीज को देखोगे तो बहुत सारी हाइब्रिड जो सीड्स होती हैं वो क्या होता है, वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बहुत सारी ऐसी जो आप देखोगे, अदरवाइज फिर वो कंपनीज का बिकेगा कैसे, आप क्यों सीड खरीदोगे, आपने एक बार प्रोड्यूस किया, उसका सीड बचा के रख लिया। तो अब क्या करती है ये कंपनी, स्टेराइल सीड्स, टर्मिनेटर सीड्स बनाती है, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होगा कि आप खरीद के लेके आओ, उगाओ, और उगाने के बाद आप वहां से सीड डालो, फिर अगली बार जब खरीदना हो तो आप जाके सीड्स खरीद के ले आओ, तो कंपनी का धंधा चलता रहेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है इसी को कहा जाता है टर्मिनेटर। हर जगह यही है ना, आपको आपको कंज्यूमर बनना रहना चाहिए, ऐसा एक ही बार सोल्यूशन दे दोगे तो फिर आपका सामान बिकेगा कैसे। तो पहले होती थी गाड़ियां बनती थी मजबूत बनाने का, ठीक है, एक बार बना दिया 20 साल चलेगा, बाद में यार एक ही बार 20 साल चलेगा तो फिर तो बीच में हम करेंगे क्या करेंगे, ठीक है। तो एक नई इंडस्ट्री क्रिएट करती है, हाँ, तो फिर एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई। हाँ जी, सारा का सारा कंज्यूमर वाला जो सेक्शन है ना, वो यही है, सारे का सारा कंज्यूमर सेक्शन इसी पे काम कर, क्या ऑब्वियसली ऑब्वियसली चलती है वो, क्योंकि वहां पे पर्पस स्टार्टिंग में अपनी अपनी साख बनानी थी, ठीक है। या लोग जो है वो इतना कंज्यूमर माइंडसेट नहीं था, गाड़ी भी आप ले रहे हो तो कोई अपने जीवन में एक गाड़ी ले पाता था नॉर्मल, अगर मैं किसी फैमिली की बात करूं तो पूरे जीवन में एक गाड़ी या बहुत हो गया तो दो गाड़ी वो देखते थे, आज के देखोगे तो हर 3 महीने पे 3 साल पे गाड़ी बदल रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है ना। और कंपनीज भी क्या करती है, कंपनीज क्या, अच्छा आईफोन का देख लो, क्या चेंजेस देता है, क्या चेंजेस करके देता है, वो आपके माइंडसेट के साथ खेलता है,
ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो वाली बात हो रही है। नहीं, अच्छा इनके पास आईफोन 15, मेरे पास आईफोन 14 ही है यार, मैं तो पीछे हो गया इनसे। एक जनरेशन, ये माइंडसेट हमारे यहाँ भर चुकी है, हमारे यहाँ भर चुकी है ये माइंडसेट। हम नहीं सोच के खड़ा होकर सोच ही नहीं रहे। चलो 22। Which of the following is a transgenic plant? बकव्हीट, मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस, टिटिकल। गोल्डन राइस ये टर्म काफी न्यूज में रहा है रिसेंटली 2-3 साल में, जहां पे कि आपने न्यूट्रिशन को ऐड किया है बहुत सारे, आपने विटामिन को जो है, विटामिन B12 था सर, विटामिन बी ही है, विटामिन बी को जो है इन्होंने आपको विटामिन ए, सॉरी हाँ विटामिन ए है, सॉरी विटामिन ए को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो इसमें ऐसा कराया ताकि ये जो है आपको कैरोटीन, हाँ बीटा कैरोटीन नाम के जीन्स जो है उसको इंट्रोड्यूस कराए, ताकि क्या होगा, वो जो व्हीट होगा वो क्या करेगा, वो विटामिन ए को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वो जो ये जो राइस है, इस राइस को खाने से विटामिन ए की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। स्टेराइल, स्टेराइल हो सकता है, वो तो अलग चीज है, स्टेराइल होना अलग चीज है और ये होना अलग चीज है। नहीं, ये तो इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करा रही है। वो तो फोर्टिफिकेशन वाला प्रोसेस है, वो तो फोर्टिफिकेशन वाला प्रोसेस है, लेकिन ये भी एक आपको अल्टरनेट के रूप में देखा जा रहा है कि ये फोर्टिफिकेशन वगैरह ना करना पड़े, आप सिंपली क्या करोगे, वो जो प्रोड्यूस करेगा वही आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा। So golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of vitamin A। ठीक है, अरे बाबा क्वेश्चन नंबर 23 की बात हो रही है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है ऑप्शन, ये आप ध्यान रखें गोल्डन राइस को लेकर के। 24 जो है, गोल्डन राइस कंटेन्स बीटा कैरोटीन जीन विच कम्स फ्रॉम, द करेक्ट आंसर इज डैफोडिल्स। ठीक है, बीटा कैरोटीन हालांकि मिलता है, कैरेट में भी मिलता है, बीटरूट में भी मिलता है, पपाया में भी मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यूज किया गया है दैट हैज बीन यूज्ड फ्रॉम डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स एक फूल है, अरे वो वाला फूल नहीं देखा, गेंदा वाला फूल, अरे मतलब उसी टाइप का दिखता है। ठीक है, देख लो तुमको डैफोडिल्स कैसा है, पोएम भी था। बस इतना ही सवाल था आपका। चलो आज का इसको फिनिश कर दिया, और मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा बट हो गया, थैंकफुल।